नावल का नाम है ब्राउनिश गर्ल। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं नावल की जानिब। हमको लूटा है इसी शहर ने या जाने वफा, जिसकी गलियों में मोहब्बत का कुछ हिसाब न था। मुझे ख्याल था ये लोग मेरे अपने हैं, मगर वहाँ पे तो ऐसा कोई रिवाज ना था। आखिर कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी बदसूरत ब्राइड कैसे ला सकती है? तुम्हारी मॉम को अपने स्टेटस की कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिली? वैसे तुम्हारी ब्राइड को देखकर तो अब मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हारी स्टेप मदर तो नहीं। मुनम की जहरीली तमस्खराना और हासिदाना आवाज़ को लाख दिमाग से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर ये कोशिश बेसूर ठहरी थी। फूल और कैंडल से सजे कमरे में दाखिल होते उसका दिल सख्त बददिल और बुरा हो रहा था। उसका रुआं रुआं जैसे सुलग रहा था। क्या वाकई मॉम ने उसके लिए एक बदसूरत सी ब्राइड का इंतखाब किया था? सोच कर ही जैसे उसका सारा वजूद वहशत ज़दा सा हो रहा था। वो हुस्न परस्त था, हसीन चीज़ों का दीवाना। इसका मतलब ये नहीं था कि वह दिल फेंक किस्म का आशिक था कि जहाँ हुस्न देखा वहाँ खुद को झुका लिया, बल्कि ये था कि उसे हसीन तरीन चीज़ें बड़ी भाती थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री होल्डर था, जहाँ हुस्न तो जैसे आम था, चारों चानी बिखरा हुआ, और वो खुद भी काफ़ी वजह था। लड़कियों का हजूम हर लम्हे उसके इर्द गिर्द मंडलाता ही रहता था, मगर कभी उन्हें उसने दोस्ती के अलावा आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि कभी कोई उसे इतनी पसंद ही नहीं आई कि वो उसके इश्क में गिरता। वह दोस्ती जैसा रिश्ता भी हुस्न, जहानत, स्टेटस देखकर करता था। उसे बदसूरती और बेवकूफ़ी से सख्त नफरत थी। बस यह रंग भी इसलिए पसंद नहीं करता था कि उस रंग में उसे कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती। पूरी ये दुनिया जानती थी कि वह हुस्न परस्त था, तो क्या ये बात उसकी मॉम नहीं जानती थी? फिर वह जानते बूझते उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? सैफ ने कमरे में दाखिल होने के बाद एक नज़र भी उस वजूद पर नहीं डाली थी, जो सजे से बेड के वस्त में सर झुकाए गठड़ी सी बनी बैठी थी, जो धड़कते दिल के साथ अपने नए नवेले दिल में पनपते जज्बात के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में उसकी शादीशुदा दोस्तों की बातें किसी खुशनुमा फुलझड़ी की तरह चमक रही थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। मुझे सोना है, बेड से उठो। इंतहाई बेजार खुश्क सी आवाज़ पर हाला का तेजी से धड़कता दिल जैसे रुका था। वो इसे क्या कह रहा था? हाला ने जैसे बेयकीनी से सुना था कि दुल्हन से उसका दुल्हा पहली मर्तबा यही कहता है, यही बात कहता है, मगर उसके दोस्तों ने तो कुछ और कहा था। क्या तुम बहरी भी हो? अब की मर्तबा सख्त झिड़की लिए हुए तल्ख सा लहजा था उसका। बेड से सूरत से उठते हुए हाला के अंदर एहसास तौहीन का एहसास शिद्दत से जागा था। बहरी भी से क्या मतलब था उसका? हाला ने अपनी ही मर्तबा बेसाख्ता सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा था, जो उसकी जानिब निगाह डाले बिना ही बेड से नहायत इश्तियाल से फूलों की पत्तियों को नीचे फेंक रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? ये सोचे बिना हाला यकटक सी सैफ को देखे जा रही थी। वह पहली मर्तबा उसे देख रही थी। ज़ूबिया, हाला की बड़ी बहन ने उसे कितनी मर्तबा सैफ की तस्वीर व्हाट्सएप पर दिखाना चाहा था, मगर उसने उस पर एक निगाह भी नहीं डाली थी। उसने सुना था कि उसकी अम्मी सफ़ीना की सहेली का बेटा सैफुर रहमान ने उसे देखे बिना उससे शादी के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वह अपनी मॉम की पसंद की हुई लड़की से ही शादी करना चाहता था। सैफुर रहमान की ये बात जैसे हाला को बिना सैफ को देखे बहुत पसंद आई थी। भला आजकल ऐसा कौन सा बेटा है जो माँ की पसंद की शादी करना चाहता था? तब उसने भी सोच लिया था कि वह भी सैफ को उसी दिन देखेगी जब सैफ भी उसे पहली मर्तबा देखेगा, और अब सैफ को देखकर उसका साकित होता दिल जैसे फिर से धड़कने लगा था। बेइंतहा सफ़ेद रंग में घुली हुई सुर्खी जैसी रंगत, तीखे मकरूर से नकूश और गुस्से की वजह से मजीद सुर्ख होता चेहरा। आह, कितना गोरा था वो, और कितना खूबसूरत भी। उसे तो लड़की होना चाहिए था। मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? बेड पर आंखें मूंदे करवट बदलते हुए सैफ की जहरखंद आवाज़ पर जैसे मबहूत खड़ी हाला को होश आया था। अगली पल वो खिब्बत ज़दा सी होती वॉशरूम की जानी बढ़ी थी। इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहा था? उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों था? वॉशरूम से कपड़े तब्दील करके निकलने तक उसके जहन में बस यही सवाल दौड़ रहे थे। इधर कहाँ आ रही हो? फर्श पे जाकर सो। सैफ को जैसे ये सास हुआ वो बेड की दूसरी जानिब आ बैठी है। वो फ़ौरन उठता, उसकी जानिब रुख मोड़ता, सख्ती से पूछा, जैसे वो उसकी बीवी नहीं कोई मुलाजमा हो। और तब पहली निगाह सैफ की उस पर गई थी, जो उसके झिड़क कर कहने पर बौखलाती हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी। ढीले ढाले स्याह शलवार कमीज़ में बड़े से चादर नुमा स्याह दुपट्टे को अपने वजूद और सर पर इस तरह फैलाए हुए थी कि आधे से ज़्यादा उससे चेहरा उस स्याही में छुपा था। साइड लैंप की मध्यम सी रोशनी में हाला का चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा था। मॉडर्न स्टाइलिश था सैफुर रहमान। अपनी बीवी का ऐसा हुलिया जैसे देखकर जैसे सदमे से गांग हुआ था। मम्मा, आपने इसे मेरे लिए चुना? इससे अच्छी पर्सनैलिटी की तो आजकल मुलाजमाएँ तक मिल जाती थी, ये तो मुलाजमा से भी बदतर थी। एक भूख सी उठी थी सैफ के दिल में। वो बहुत शिद्दत से अपनी माँ से बददिल और नाराज़ हो रहा था। नफरत सी दौड़ने लगी थी उसकी रगों में उस लड़की के लिए, वो रंग पहने खड़ी थी जिससे उसे सख्त नफरत थी। आज उस लड़की से भी उसे ऐसी नफरत और कराहियत महसूस हो रही थी, तो उसकी सोच और नफरत से कतई अनजान से परेशान और घबराई हुई सी थी। फर्श पे हाला हकलाई थी। हाँ नहीं तो क्या मेरे सर पर? वो अपने अंदर के जज्बात पर बांधता चिढ़कर कहता उसके लिए तकिया और ब्लैंकेट को नीचे कालीन पर फेंका था। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। वो बेजारी और सर्द मौरी से कहता दोबारा करवट लेकर लेट चुका था।
मम्मा, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने आप पर भरोसा किया था, तो क्या मुझे ऐसी मुलाजमा की शक्ल की बीवी ला दी। वो दिल ही दिल में अपनी माँ से सख्त नाराज़ हो रहा था और उधर हाला अपनी आंखों से उमड़ते आंसुओं पर बंद बांधती नीचे फर्श पर पीछे कालीन पर जा बैठी थी। क्या पहली रात की दुल्हन के साथ यही बर्ताव होता है? वो ऐसा क्यों कर रहा था? हाला अपनी भीगती आंखों से सैफ की पुष्ट देखते सोच रही थी। उसने कितने ख्वाब बुने थे कि उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा चाहने वाला, नाज नखरे उठाने वाला होगा, जिस तरह उसने अपने दोस्तों से सुना था। मगर क्या हुआ? वो तो उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे हाला को देखकर इंतहाई सदमा पहुंचा हो। क्या वो हाला की जगह किसी और की मौजूदगी की उम्मीद कर रहा था? क्या वो किसी और को पसंद करता था? हाँ, यकीनन यही होगा। सोच के घोड़े दौड़ाती हाला जैसे इस बात पर मुत्तफिक हुई थी। बेचारा हाला को जैसे अपने दुखों और आंसुओं के दरमियान उसके लिए हमदर्दी हुई थी। रात बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और सुबह आँख खुलती उसकी निगाह दीवार की खड़ी पर गई जो दिन के 10:30 बजा रही थी। वह कामयाब बिजनेसमैन था। उसकी सुबह 7 बजे से शुरू होती थी और बंधी हुई डेली रूटीन के फिर घूमती रहती थी। मुंदी मुंदी आंखों से वॉशरूम में जाते हुए उसकी निगाह कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे उस बदसूरत वजूद पर गई जिसकी वजह से उसे अपनी पूरी दुनिया बदसूरत सी लगने लगी थी। वो दोनों पैरों को सोफे पर चढ़ाए घुटनों के दरमियान मुंह छुपाए बैठी थी। नागवार नफरत भरी निगाह उस पर डालते वो वॉशरूम में घुसा था और तभी दरवाज़ा थाट से खोलती मुनम कमरे में दाखिल हुई थी, जिस पर घुटनों में सर्दी है ऊँगती हुई हाला ने हड़बड़ाकर अपना सर उठाया था। सामने खुली खिड़की से अंदर आती सूरज की सुनहरी रोशनी सीधा हाला के अधसोए जागे चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके सबब नमाज के स्टाइल में स्याह दुपट्टे से बंधा हाला का चेहरा जैसे जगमगा रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके सुनहरे खिलते हुए सलोने चेहरे के साथ मिलकर एक अलवही खैराकुन चमक पैदा कर रही थी। एक लम्हे के लिए मुनम जैसे सहर सदा सी होकर रह गई थी। गुजरी रात का सारा झूठ उसे याद आ गया था जो उसने सैफ से कहा था। दुल्हन बनी सजी सवरी हाला हरगिज़ भी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। मगर हाला को देखकर जो हसद की आग उसके अंदर भड़क उठी थी, उसी आग को जैसे उसने सैफ के अंदर भी भड़का दिया था। सैफ को खोकर वो हरगिज़ भी खुश नहीं थी, मगर इसका एहसास सैफ रहमान को हरगिज़ नहीं था और यही बात ज़्यादा तकलीफ देती। वो खुश नहीं थी तो सैफ रहमान क्यों खुश रही, जिसके लिए वो हमेशा से सिर्फ दोस्त और कज़न ही रही थी? सैफ कहाँ है? अगले ही लम्हे मुनम हैरान और उसे देखकर मुतासिर सी होती हाला पर से नजरें हटाती कमरे में नजरें दौड़ाती नहायत इस्तेहकाक से पूछा था। मैरून ट्राउज़र पर वाइट कलर का शॉर्ट शर्ट पहने, अपने कॉफ़ी रंग के बालों को पुश्त पर खुला रखे, बाईं कलाई चूड़ी सुनहरे जंजीरों से बने ब्रेसलेट से सटे जिससे गोल्डन छोटे छोटे लेटर्स खुशनुमा अंदाज में हिलते हुए लटक रहे थे, जिसे गौर से देखने पर वो फ्रेंड बनते अल्फ़ाबेट नज़र आते। वो काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती को मज़ीद जैसे उसका एतमाद बढ़ा रहा था। क्या तुम बहरी हो? ये सैफ की एक रात की कुर्बत नहीं तुम्हें ऐसा बना दिया? मुनम ने बदस्तूर खामोशी से खुद का बारीकी से जायज़ा लेती हाला को देखकर तलखी से चोट की थी, जिस पर हाला गड़बड़ा गई थी। अलबत्ता वो मुनम के लहजे में मौजूद हसद, चुभन और नफरत महसूस कर गई थी। क्या ये वही है जिसे सैफ चाहता था? हाला ने सोचते हुए एक बार मरतबा फिर मुनम को गौर से देखा था, जो खुद भी जैसे उसके चेहरे से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कल रात जिस आग में वो सैफ को भड़का गई थी वो बुझ गई थी या जलती रही थी। हेलो भाभी, क्या आप जाग गई हैं? तभी कमरे में एक लड़की दाखिल होती हुई चहकी थी। अरे मुनम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अपनी 1 साल बड़ी बहन को वहाँ पहले से मौजूद देखकर हैरान हुई थी। कुछ नहीं, सैफ को देखने आई थी, मुनम कहती हुई अपने बालों को नखवत से झटकती कमरे से गई थी। मेरा नाम नौशा है। सैफ भाई, अदी भाई और मुनम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नौशा को मुनम का अंदाज खिफत में मुब्तला कर गया था, जिसके सबब वो खफीफ सी होती वजाहत देने लगी थी। अच्छा, जिस पर हाला धीमा सा मुस्कुराई। हाँ, आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है भाभी, नौशा चहकती हुई बोली, जिस पर अब की मरतबा अफसुर्दा दिल लिए हाला बेसाख्ता हंसी थी। अच्छा, मैं आपका नाश्ता लाती हूँ। ताई अम्मी ने कहा था कि मैं चेक करूँ कि कहीं आप जाग रही हैं या नहीं। फिर नाश्ता करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद हम पार्लर चलेंगे। निशो फराटे से कह रही थी। वैसे ताई अम्मी ने ब्यूटिशियन को घर बुलाने का कहा था, मगर मैंने मना कर दिया। आप तो जानते हैं कि पार्लर जाकर तैयार होने का मज़ा कुछ और ही है। फिर वहाँ से सीधा हम रिसेप्शन में पहुँचेंगे, ठीक है ना? मैं अभी आई, नौशा कहते हुए बिना कुछ सुने फ़ौरन कमरे से निकली थी, जिस पर हाला अपनी हंसी को रोक नहीं पाई थी। उसकी हंसी सैफ को देखकर ही रुकी थी, जो वॉशरूम से निकल रहा था, जिसे देखकर बौखलाती हुई हाला फिर से फ़ौरन अपना सर घुटनों में दे गई थी। वलीमे के बाद मदहत सैफ की मॉम ने उन दोनों के घूमने फिरने के लिए वर्ल्ड टूर का इंतजाम किया था, जिसे अगले ही दिन सैफ कैंसिल करता ऑफिस जाने के लिए निकला था। सैफ, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए तैयार से मुनम ने घर में दाखिल होते ही ज़ोर से पुकारा था। ये उसका मामूल का अंदाज था, मगर ब्रेकफास्ट करते मदहत और शवाना, सैफ की बड़ी शादीशुदा बहन ने बड़ी नागवारी से उसे देखा था। सैफ ऑफिस क्यों जाएगा? वो तो हाला के साथ वर्ल्ड टूर पर जाएगा। शवाना ने अपनी नागवारी पर काबू पाते कहा था। नहीं आप ही, मैंने टूर कैंसिल कर दी है। पहले ऑफिस का एक इंतहाई ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर चले जाएंगे। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते सैफ ने एक नाराज़गी भरी नज़र मदद पर डालते कहा था, जिस पर मनम ने एक मस्खराना नज़र उन दोनों माँ बेटी पर डाला था। आप ऐसा कैसे कर सकते हो सैफ? मदद ने जैसे सदमे से अपने फरमाबरदार चहीते बेटे से पूछा था, जिसने कभी उनकी नाफरमानी नहीं की थी। जैसे आप कर सकती हैं माँ।
सैफ शदीद नाराज़गी से कहता मुनम के साथ बाहर की जानिब चल दिया था। सैफ ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, शवाना और मदत ने उसे पुकारा था, जिस पर सैफ ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मॉम, सैफ आपसे नाराज़ लग रहा है, शवाना ने परेशानी से मदत से कहा, जो खुद भी काफ़ी परेशान सी थी। क्या उसे हाला पसंद नहीं आई? मदत ने बदतरीन अंदेशे को सोचते हुए शवाना की जानिब देखकर पूछ लिया था। मुझे भी यही लगता है मॉम, शवाना ने कमरे से निकलती हाला और उसके हुलिये को देखकर कहा था। आओ बेटी, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, यह अब आप ही का घर है। मदत के नरम मलाहत भरे लहजे पर घबराती झिझकती हुई हाला को जैसे ढारस मिला था। यूँ भी वो मदत को पहले से ही जानती थी, क्योंकि मदत और उसकी अम्मी आयशा एक दूसरे की बचपन की सहेली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाला के सलाम का दोनों ने ही जवाब दिया था। अफसुर्दा से अपने दिल का भेद छुपाती हाला पर उन दोनों को ही जैसे तरस आया था। हाला, तुम्हारे वार्डरोब में बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, उन्हें क्यों नहीं पहना? लग ही नहीं रही कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। शवाना नाश्ते के लवाजमात हाला के सामने रखती हुई कह रही थी। वह सब बहुत भारी मलबूसात है, मैंने कभी इससे पहले पहना नहीं ना, इसलिए। हाला घबरा कर कहती जुमला अधूरा छोड़ गई। नहीं पहना तो अब पहनना पड़ेगा बेटा, शौहर के लिए सजना संवरना और नहायत ज़रूरी है बेटा। मदत नरमी से जैसे उसे समझाने की कोशिश करती हुई बोली। अब इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा कि उनके बेटे को कैसी लड़कियाँ पसंद आती थी। सही कह रही है मॉम, वरना ये शौहर नामी हजरात बाहर मसरूफियत ढूंढ लेने लगते हैं। शवाना अपने शौहर हसान को डाइनिंग रूम में दाखिल होते देखकर बोली थी, जिस पर हसान बेसाख्ता हंसा था। अब ऐसा भी नहीं होता हाला बहन, ख्वामख्वाह शौहर की बदनामी। हसान हंसकर कहता नफ़ी में सर हिला रहा था। हाँ मैं सब जानती हूँ। शवाना तुनक कर बोली थी। मामी, ये मैंने आपके लिए लाई हूँ। अपने बाबा का हाथ पकड़े 8 साल हसनैन दौड़कर हाला के पास जाता हाला को नहायत इश्तियाक से बड़ी सी कैडबरी थमाता बोला था, ओह शुक्रिया। हाला को सुर्ख सफ़ेद सा गोल मटोल सा बच्चा बड़ा पसंद आया था। ज़रा भी इस पर फिदा होने की ज़रूरत नहीं है हाला, इसे अपने बाप की तरह की लड़कियां बड़ी पसंद आती हैं, और वो भी अपनी से बड़ी उम्र की। और हर दूसरी लड़की को चॉकलेट देना मौसूफ की पसंदीदा हॉबी है। मम्मा, शवाना, जो उसकी क्लास से घूंट भरती शवाना के कहने पर हसान और हुसैन दोनों ने जैसे एहतजाज किया था, जिस पर शवाना और हाला एक दूसरे को देखकर हंस दिया था। हाला को वह सभी बेहद पसंद आए थे, सिवाय सैफुर रहमान के, क्योंकि सैफुर रहमान उसे सिर्फ पसंद नहीं आया था, बल्कि हाला मुस्तफ़ा को सैफुर रहमान के साथ लव एट फर्स्ट साइट का सानेहा पेश आया था। ये जानते हुए भी कि सैफुर रहमान के नज़दीक उसकी अहमियत एक ज़रा बराबर भी नहीं थी। आइंदा सुबह सुबह अपना वजूद हमेशा मेरे साए से भी दूर रखना, क्योंकि पूरा दिन नहूसत के असर में गुजरता है। सैफ हकारत से हाला के स्याह खौफज़दा साकी तज़ियत या एहसास ज़िल्लत से गुलाबी पड़ती आंखों में देखकर कहता, अपना ब्रीफकेस और कोट उठाता, धार से कमरे का दरवाज़ा बंद करता वहाँ से गया था। और कब से सांस रोकी हाला ने, जैसे कर्ब से सांस लिया था। क्यों? तुम खामोशी से क्यों उसकी सारी बात सुनी जा रही हो? वह ज्यादती कर रहा है और तुम बेवकूफ़ों की तरह बर्दाश्त करती जा रही हो। क्यों नहीं उसे मुंह तोड़ जवाब देती? हालांकि भीगती आंखें जैसे कदादा मिरर से टकराई, मिरर के अंदर का अक्स उस पर इश्तियाल से बरस पड़ी थी। कैसे जवाब दूं उसे मुंह तोड़? उसके घर में रह रही हूँ, उसका दिया खा रही हूँ, अगर उसने तलाक देकर घर से धक्के देकर निकाल दिया तो? जबकि मैं ये भी जानती हूँ ऐसा करके वो बहुत खुश होगा, सोचने में लम्हा भी नहीं लगाएगा। हाला नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रही थी। अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? बाबा का घर तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, उन्होंने तो एक बोझ की तरह पहले ही उतार फेंका। अब यही आखिरी ठिकाने, अगर उसके ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ तो क्या वो मुझे तलाक की धमकी नहीं देगा जैसे बाबा मम्मा को दिया करते थे? बल्कि ये तो सीधा बिना धमकी दिए मुझे तलाक देकर घर से धक्के मारकर निकाल देगा। वो अपनी बेबसी पर अजियत से रोते हुए वहीं घुटनों के बल बैठी थी। एक औरत अपनी आधी ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी गुजार कर ये एक सबक सीखती है जो हाला अभी ही सीख चुकी थी, कि उसका कोई घर नहीं होता, न वो घर जिसमें वो पैदा होती है, 20, 25, 30 साल तक रहती है, सजाती रहती थी और बड़े फ़ख्र से कहती थी कि ये मेरा घर है, और फिर वह शौहर के घर जाती है, उसे भी अपना घर समझकर उसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती है, और तब जाकर एहसास होता है कि ना बाप का और ना ही शौहर का उसका कोई घर नहीं होता। वो जिंदा रहते हुए हमेशा बेघर रहती है। उसे एक घर ज़रूर मिलता है, मगर मौत के बाद जो उसका वाकई हकीकी घर होता है, जिस पर वो हक जता पाती हैं। मगर क्या करे, वो दुनिया की उलझनों में रहते हुए उसे खुद के हकीकी घर को सजाने और उस घर में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ की ही नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो दुनिया के मसनूई घर को सजा संवार कर रखने में अपना सारी उम्र गुजार देती हैं, जिस पर उसका एक ज़रा बराबर भी हक नहीं होता था। वह एक लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ ये काम सी बात थी कि औरत के दिल में हर चीज़ से ज़्यादा तलाक का खौफ हो। जिस तरह वालिदैन अपने छोटे बच्चों को बचपन में किसी चीज़ से डरा कर उस चीज़ से रोकते थे, उसी तरह एक शौहर के लिए मारपीट के बाद भी तलाक किसी जादुई मंत्र या हथियार की मानींद था, जहाँ वह छोटी छोटी बात पर उस मंत्र या हथियार से डरा धमकाकर अपनी बीवी को अपने काबू में रखता था। और औरत जो मारपीट से भी काबू नहीं आती थी, उसके लिए ये तलाक किसी सर पर लटकती तलवार से कम नहीं होती थी, जिसके खौफ के सबब वह मर्द के हर जुल्म व ज़्यादती को बर्दाश्त कर जाती थी।
और ऐसा ही खौफ हाला को भी अपने वालिदैन से मिला था, अपने बाबा का अपनी मम्मा को हर दूसरी गलती पर तलाक की धमकी के साथ घर से निकाल देने की धमकी हाला के जहन में बहुत मजबूती से बैठा हुआ था, जिससे वह आसानी से नहीं निकल सकती थी। मगर एक बात और भी थी कि हाला अपनी माँ सफ़ीना की तरह कभी भी ज़्यादा वक्त तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो आज की जनरेशन थी। सफ़ीना के वक्त की जनरेशन जो पैदा होते से ही जानते थे कि उन्हें शादी के बाद सारी ज़िंदगी शौहर की हर तरह की ज़्यादतियों को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते हुए मौत की गोद में जा सोना है। उनके लिए हकूक़ वही थे जो शौहर उन्हें बताते थे, गिनवाते थे। मगर हाला जो आज की जनरेशन थी, उसमें भला इतना सब्र और तहम्मुल वो कहाँ था भी तो एक हद तक। वो जानती थी कि वो एक आज़ाद औरत है, उसके हकूक़ और उस पर शौहर के हकूक़ क्या हैं, तो उसे ज़्यादा दिनों तक सब्र की डोरी से बांध नहीं रख पाएगा। और यूँ भी उसे ऐसे मर्दों से नफरत थी। जब कभी उसके बाबा उसकी मम्मा के साथ ऐसा गैर इंसानी बर्ताव करते थे, उसके दिल में एक नफरत का तूफान उठता था, जिससे वह दबा जाती थी कि कुछ भी था, मुस्तफ़ा वाजिद बेशक सफ़ीना का शौहर था, मगर हाला के तो बाबा थे ना। और हाला को अपने बाबा से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि ये मोहब्बत उसे विरासत में अता की गई थी कि वो बेटी थी, और अल्लाह ने भला वालिदैन के सामने उफ़ करने की इजाज़त भी कहाँ दी थी। मगर सैफुर रहमान के साथ ऐसा कुछ मामला नहीं था, और वह ज़्यादा वक्त तक सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करने भी वाली नहीं थी, जिसे उसके अंदर की हाला भी अच्छे से जानती थी। अश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाती हूँ, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाती हूँ, पाँव रखते हैं जो मुझ पर उन्हें एहसास नहीं, मैं निशानात मिटाते हुए थक जाती हूँ। शौआना अपने घर जद्दा चली गई थी, मगर जाने से पहले उसे बहुत सारी टिप्स दी गई थी कि शौहर के दिल को कैसे जीता जाता। मगर वो तो सैफुर रहमान के ख्यालात सुनकर धचकी किसी कैफियत में थी। उसकी लुटी पुटी सी हालत देखकर मिदत उस पर काफ़ी नाराज़ हुई थी। मिदत के नाराज़गी के खौफ से उस वक्त वो नक्सक से तैयार थी। रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में कदम रखता सैफ उसे देखकर ठटक कर रुका था। सर्द मौसम में मुतनासिब सरापे पर डार्क ब्लू कलर का घुटनों से नीचे तक जाता स्टाइलिश से फ्रॉक में शिफॉन का दुपट्टा शानों पर गिरा था। खूबसूरत स्याह घने रेशमी बाल रबर बैंड में जकड़े कमर से नीचे तक जा रहे थे, और सैफ को उस वजूद पर खूबसूरती का गुमान हुआ था। सर्द मौसम में ब्लू कलर ज़ेबतन करना उसे बहुत पसंद था। खुशगवार हैरत से वो उसके करीब जा रहा था, जो टेबल पे प्लेट सेट कर रही थी। वो अपना दुपट्टा जो सर से फिसल गया था दोबारा सर पर लेती हुई पलटी और ठटक कर रुकी। सामने वो खड़ा था जिसकी आंखों में वह हैरत साफ पड़ सकती थी, और वह हैरान क्यों ना होता। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो बदसूरत बेढब से नजर आती हकीर सी लड़की अपने मखसूस मुलाजमाओं जैसे हुलिये से हटकर उस वक्त वो कितनी खास लग रही थी। खैर खास नहीं, खूबसूरत। वो खुद को संभालते हुए सर झटका। खूबसूरत नहीं, अच्छी ठीक ठाक सी लग रही थी। सिंपल सी बात है, मेकअप में इतनी ताकत थी कि चुड़ैल को भी परी बना दे। वह तहकीर से सोचते हुए सर झटका डिनर के दौरान सैफ की निगाहें भटक कर फिर उस पर गई थी। वह पहली मर्तबा उसका चेहरा इतने अच्छे से देख पा रहा था, वरना हर वक्त दुपट्टे से उसका आधा चेहरा ढका होता था। उसके सुनहरी चेहरे पर झुकी हुई बल्कि बहुत भली लग रही थी। दुपट्टा बाईं कान के पीछे अड़सा हुआ था, जिसके सबब कानों में पहना ब्लू स्टोन और सफ़ेद डायमंड्स के टॉप साफ दिखाई दे रहे थे। डायमंड्स की चमक जैसे उसके सुनहरे चेहरे के तीखे नकूश की खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे थे। मगर नहीं, उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था। धुला हुआ चेहरा था, साफ शफाफ, हर तरह की रानाई से पाक। क्या हुआ सैफ, अभी तक आपका डिनर ख़त्म नहीं हुआ? जब वो जो न जाने कितनी देर से नहायत ही बेखबरी की कैफियत में हाला के चेहरे का मुताला कर रहा था, चौंका और मिदत को देखा, जिसकी आंखों में शरारत देकर वो खज्जल सा होता चिल्लाया और फौरन कुर्सी ढकेल कर उठ खड़ा हुआ। अपना डिनर तो ख़त्म करो सैफ, मिदत परेशानी से बोली। बस हो गया, सख्त खपा सा वो वहाँ से चला गया था। मिदत ने हाला को देखा जो अपने लबों को दांतों से बुरी तरह कुचल रही थी, और मिदत ठंडी सांस लेकर रह गई। डिनर खत्म होने के बाद मिदत ने हाला को रुकते हुए से दूध का ग्लास थमाया। ये सैफ के लिए ले जाओ बेटा। हाला बेटा, किसी मुलाजमा के हाथों भिजवा देती आप, अभी मुझे नमाज पढ़नी है, वो भीगी पलकों को झपकाए कह रही थी, जिस पर मिदत ने उसे दुख से देखा। कब तक ऐसा चलता रहेगा हाला? मिदत के लहजे में भी जैसे थकन से दर आई थी। मिदत ने हाला को देखा जो अपनी स्याह आंखें उठाए उन्हें देख रही थी। दर्द, चुभन, तकलीफ, एहसास कमतरी क्या नहीं था उसकी नज़रों में। उन्हें शर्मिंदगी सी हुई थी। अजीब थी वो लड़की जिससे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी उसकी भीगी पलकें, उसका दुख उन्हें तकलीफ दे रहा था, और अपने लाडले बेटे से उनका दिल सख्त नाराज़ हो रहा था। मिदत ने उसके हाथ से दूध का ग्लास लेकर टेबल पर रखा और उसे साथ लिए सोफे पर बैठी। सैफ को खबर ही नहीं कि वो कितना खुशकिस्मत है। मिदत ने जैसे अफसोस किया था। नहीं मॉम, आपने सैफ के साथ ज्यादती की। उनके लिए उन्हीं की जैसी खास लड़की होनी चाहिए थी, मुझ जैसी आम लड़की नहीं। वो कहते कहते निचले लब को दांतों में दबा गई थी। ना चाहते हुए भी आंसू बहुत आहिस्तगी से निकलकर उसके रुखसार पर बह आए थे। बाहर जाने के लिए वहाँ से गुजरता सैफ उन सास बहू की मोहब्बत देखकर रुका था। माम जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके अलावा उसका इतना बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं था। कितना फ्रेंडली रवैया होता था उसके और मॉम के दरमियान, मगर अब तो ऐसा लगता था जैसे मॉम उसकी माँ नहीं बल्कि उस लड़की की माँ थी और ख़ुद उसकी सास। उस पल सैफ को मिदत से हमदर्दी बटोरती लड़की बड़ी मक्कार लगी थी। वो नहायत नफरत भरी निगाहों से उसे देखते आगे बढ़ गया। इतनी रात में कहाँ चली? मिदत ने दीवार गिर घड़ी देखते पूछा, जिसमें रात के 12 बजने वाले थे। अधी की तरफ। सैफ मिदत को खफके से देखता नाराज़गी से कहता आगे बढ़ गया था। सैफ, उनके चेहरे पर परेशानी बिखरी थी।
क्या हुआ, खैरियत? लॉन की चेयर पर बैठे अद्दी ने बड़े हैरानगी भरी परेशानी से गुस्से से भरे आते सैफ के चेयर घसीट कर बैठते देकर पूछा। उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। सैफ ने जैसे अंगारे चबाते हुए कहा। क्या है यार मेरा, वो दोस्त कहाँ गया यार, जो खासा खुश मिजाज और शौक हुआ करता था? अदी ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे छेड़ा। मर गया वो, क्यों ऑल फोल बक रहे हो? ज़िंदगी ना सिर्फ तुम खुद के लिए बल्कि उस मासूम लड़की के लिए भी मुश्किल बना रहे हो। अदी ने जैसे अब की मर्तबा उसे छिड़का था। मासूम? एक नंबर की मक्कार हैं वो। मेरी मॉम को आप ही को हथिया लिया, न जाने क्या जादू किया उन पर कि यहाँ तक हुसनैन भी उसके गुनगाने लगे। मुझे कॉल करके कहने लगा, मोमो मामी को फ़ोन दो। ये सब भी एक नंबर के दगाबाज है, तुझ समेत। सैफ ने जैसे जलकर कहते हुए अदी पर भी इल्ज़ाम धरा था, जिस पर अदी का ज़ोरदार कहकहा माहौल में गूंजा था। सीरियसली सैफ, आज मैं पहली मरतबा तुम्हें इस तरह किसी से जलता हुआ देख रहा हूँ और इस वक्त तुम किसी छोटे बच्चे की मानंद लग रही हो। अदी ने सैफ को अपनी जानिब खा जाने वाली निगाहों से घूरते देखकर हंसी रोकते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? सैफ गुस्से से कुराता हुआ जाने के लिए उठा था। यार तू मेरा जिगरी दोस्त है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाभी के साथ बराबर बुरा बर्ताव मत करो। अपने दिमाग का सारा खनास निकाल कर उन्हें कबूल करो। ज़रा सोचो, तुम अब तक इस इंतज़ार में थे कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो मगर किसी से नहीं हुई, और भाभी तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। इससे बड़ा सबूत क्या हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत कोई और नहीं भाभी ही है। अदी गुस्से से जाते हुए सैफ का हाथ पकड़े जैसे समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा था। मगर कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं, वो भी उन्हीं में से था। मोहब्बत और उससे जिसके अंदर कोई एक खासियत भी नहीं, जो ना खूबसूरत है। सैफ की ज़बान जिसे उस मर्तबा कहते हुए लड़खड़ाई थी, क्योंकि अभी तो उसे बेखुदी से निहार कर आया था, और ना ही पूरा तमाद जो मेरे साथ सर उठाकर चल सके, और ना ही उसमें कोई टैलेंट है जिससे मैं मुतासिर हूँ। यकीनन एजुकेटेड भी नहीं, मुश्किल से ही एंटर किया होगा उसने। मेरे भाई सैफ, मोहब्बत होने के लिए इन सब में से किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो बस हो जाती है। अभी भाभी तुम्हें जहर लग रही हैं, और एक वक्त आएगा भाभी से ज़्यादा शायद दुनिया में तुम्हें कोई नहीं लगेगा। वो तुम्हें बदसूरत लग रही हैं, मगर वो वक्त भी आएगा कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें कोई नहीं लगेगा। वो तुम्हें अपडेट नहीं रखती, मगर एक वक्त आएगा मेरे भाई कि भाभी का मुलाजमा जैसा हुलिया तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फैशन लगेगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त के आने से पहले भाभी को अपनी जज्बातियत के हाथों खो ना दो, क्योंकि अगर एक मरतबा मोहब्बत खो दो तो वो इस तरह गुम हो जाती है कि अपने पीछे अपने नक्शे पा भी नहीं छोड़ती। ओह कमाल अदी, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मोहब्बत की यूनिवर्सिटी में PhD कर रखी है, और ये सारी बातें किताबों में मैं भी पढ़ चुका हूँ। अदी की इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर पर सैफ हैरान होता आखिर में नागवारी और बेजारी से कहता जाने के लिए पलट गया था। तो मेरे भाई, मोहब्बत भी तो किताबी बातों में शामिल हैं, और सारी किताबी बातें पहले हकीकत ही तो हुआ करती हैं। और रही बात PhD की, तो हाँ, शायद मोहब्बत में मैंने PhD हासिल कर ली है। अतिथि में लहजे में बुड़बुड़ाता पहला जुमला अपने घर की जानिब जाते सैफ को देखकर, और दूसरा जुमला अपने पड़ोस के घर को देखते हुए मुकम्मल किया था, जो नोशा और मुनम का था। कैसे स्टूपिड बात कर रहा था आदि। वो बहुत थक गया था, इसलिए रात 12:30 बजे गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद जिस्मानी थकन तो दूर हो गई थी, मगर जहनी थकन उसी तरह मौजूद थी। अपनी आंखों को बंद करके अपनी ज़ात को बेगाफिल किए पड़ा था, और आदि की नागवार बातें जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई थी। उसके कमरे में उसके अलावा कौन हो सकता था जिससे उसका दिलो दिमाग पूरी तरह मुतनफ़र था। उसने मज़ीद सख्ती से अपनी आंखों को बंद किया। सैफ, गैर मामूली तौर पर बहुत खूबसूरत, नरम, धीमी, मुतरन्नम सी आवाज़ थी उसकी। सैफ ने पहली मरतबा उसे नोटिस किया। उसे पहली मरतबा एहसास हुआ कि आवाज़ सीधा दिल पर दस्तक देता है, यूँ जैसे महसूस हो रहा था। अजीब से एहसास के तहत उसने फ़ौरन आँख खोली और उसे देखा, और सैफ को वो एहसास हाला को देखते ही गायब हुआ था जब अपने साबिक मुलाज़माओं के हुलिये में थी। सैफ का हलक तक जैसे उसे देखकर कड़वा हो गया था। क्यों आई हो अपना मनहूस वजूद लेकर मेरे सामने? अगली ही पल उसके करीब जाते हुए गुर्राया था, जिस पर हाला ने बेहद खामोशी से दूध के गिलास का ट्रे आगे कर दिया, और जिसे देख कर मजीद तैश में आता हुआ दूध के गिलास को दीवार पर दे मारा था, जिस पर हाला सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी। फर्श पर कांच टूट कर बिखर गए थे। दफ़ा हो जाओ अपना ये बदसूरत वजूद लेकर। वो नहायत हकारत से उसे देखता कह रहा था, बदसूरत वजूद? हाला के जहन में जैसे धमाका हुआ था। उसका सारा जब्त उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। सैफ की तहकीर अंदाज ने उसके सोए हुए अना को जोड़ कर जगा दी, जिसे वह थपक कर सुलाती आ रही थी। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, उसका हर जुल्म सितम, मगर अपनी ज़ात की तहकीर वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर वो बदसूरत थी तो वो कौन होता था उसे बदसूरत कहने वाला? हाला का जहन जैसे बुरी तरह चटका था। उसे ऐसे शौहर से नफरत थी जो बीवी की इज्जत करना नहीं जानते थे। शायद वो समझते थे औरत उनके पैर की जूती होती है। हाला ने भी चटकते जहन के साथ हाथ में मौजूद ट्रे को फर्श पर बुरी तरह पटका। वो स्याह आंखें जो हमेशा उदास और खामोश नजर आती थी, उसमें नफरत का समंदर ठाठे मार रहा था।
मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है मिस्टर सैफुर रहमान। बदसूरत अगर मैं हूँ तो खूबसूरत आप भी नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि मेरा ज़ाहिर बदसूरत है और आपका बातिन। बस सर्द लहजे में कहती वहाँ से चली गई थी, मगर सैफ कई लम्हे हैरत से गंग खड़ा रहा था। बेहद नर्म नाजुक नजर आती उस लड़की के ख़िलाफ़ उसने गुमान किया था कि उसके पास ज़बान ही नहीं थी, मगर अभी अभी वो उस पर लफ्ज़ों का कोड़ा मार गई थी। सैफ ने बहुत सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी। बदसूरत वजूद उसकी ज़ात में जैसे जहर भर गया था। बस समझता क्या था खुद को कि वो बहुत खूबसूरत वजह था और बाकी सारी दुनिया उसके पैर की धूल थी। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई थी, आंसू रफ्तार से उसके रुखसार पर फैल रहे थे। खूबसूरती, हाँ। उसने अपनी हथेली से आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए साफ किए। मैं तुम्हें बताऊंगी मिस्टर सैफुर रहमान कि खूबसूरती क्या होती है। अब तुम जानोगे कि आसमान का चांद कौन है और ज़मीन की धूल कौन। वह आईने में अपना सर तासरात वाला चेहरे का अक्स देखते हुए कह रही थी। सैफ की हकारत के सबब हाला के अंदर एहसास तस्लील का एक जलता हुआ आग भड़क उठी थी। सैफुर रहमान को खबर भी नहीं हुई कि उसने इस हाला को अपनी संगदिली और गरूर के सबब गंवा दिया था, जो सिर्फ प्यार करना जानती थी, जो सिर्फ कुर्बान होना जानती थी, और उस हाला को झंझोड़ कर जगा दिया था जो बेहद अना परस्त थी, जिससे खुद वो भी नहीं जानती थी और ना ही समझती थी। ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है और अगर तुम इसमें नाकाम रही तो ये आखिरी भी होगा। सैफ टेबल पर रखे स्केचबुक पर मुनहमिक से झुकी हाला के सामने फाइल फेंकता हुआ खड़े लहजे में बोला था। सैफ, तुम ये नहीं कर सकते। इतने बड़े प्रोजेक्ट को तुम यूं ही दाव पर नहीं लगा सकते। तभी मुनम हाला के कैबिन में दाखिल होते हुए बोली थी। क्या मैं आप सारे काम तुमसे पूछ कर किया करूँगा? सैफ ने बिगड़ते हुए पूछा था। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाएगी। मुनम उन्हें खामोशी से देखती, हाला को तनफ्फुर से देखती बोली। ये तुम कैसे जानती हो कि हाला संभाल नहीं पाएगी? सैफ नागवारी से बदस्तूर बिगड़े मूड में अपने बाएं अबरू झुकाकर पूछा। और तुम कैसे जानते हो कि ये संभाल पाएगी? अब की मर्तबा मुनम ने भी बिगड़ कर पूछा था। क्योंकि ये मेरी मॉम ने कहा था। हमेशा तुम्हारी मॉम सही नहीं रहेंगी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें इस फिक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रोजेक्ट बिगड़ा तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, सैफ ने सर्द लहजे में कहा था, जिस पर मुनम ने सदमे से सैफ को देखा था। क्या तुम इस 2 टके की लड़की को मुझ पर तरजीह दे रहे हो? इसके लिए मुझसे झगड़ रहे हो? मुनम ने खा जाने वाली निगाहों से सरासीमा से देखती हाला को देखकर कहा था। ये काम की जगह है, यहाँ हम तरजीह देने नहीं आते। सैफ कहता हुआ वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा नॉक करके जुनैद लुगारी अंदर दाखिल हुआ था। हाय सैफ, हाय मुनम। जुनैद उन दोनों को विश करता सीधा हाला की जानिब बढ़ा, जो उसे अपनी जानिब बढ़ता देकर बौखलाकर उठ खड़ी हुई थी। हेलो मिस मुस्तफ़ा, कैसी हैं आप? जुनैद का लबो लहजा अब की मरतबा कतई चेंज हुआ था, जिसे सैफ और मुनम समेत अब की मरतबा हाला ने भी महसूस किया था, जो महसूस करके मज़ीद घबराई थी। मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप खोना नहीं चाहेंगे। आपकी मरतबा के फैशन शो में आप भी अपने डिज़ाइन के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। क्या वाकई? हाला की जगह हैरत से मुनम के मुंह से निकला था। हाँ बिल्कुल, आइए रहा मेरा कार्ड। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। जुनैद गर्दन मोड़कर मुनम से कहने के बाद दोबारा हाला से मुखातिब होता पॉकेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर हाला की जानिब बढ़ाता बोला था, जो हद तक से खड़ी विजिटिंग कार्ड को देख रही थी। ओह सॉरी। जुनैद को जैसे कुछ याद आया था, अगले पल माजरत करता कार्ड को हाला के सामने टेबल पर रख गया था। वैसे अगर मुझे आपसे कांटेक्ट करनी हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? सैफ ने यह सारा माजरा बड़े जब्त से देखा था, मगर जुनैद की इस बात पर उसकी मुठ्ठियाँ भींची थी। ओह कितना फास्ट है ये, मुनम ने बेसाख्ता सोचा, जो मदद से जुनैद के हर जुमलों पर सैफ का सुर्ख होता चेहरा देख रही थी। सॉरी सर, मेरे पास सेल फोन नहीं है। क्या वाकई? हालांकि धीमे से कहने पर जुनैद की तहायुर भरी आवाज़ उभरी थी। ओह तो फिर मैं आपको जुनैद अपना जुमला मुकम्मल करता सैफ ने उसकी बात काटते हुए जैसे उसे रोका था। हालांकि सेल फोन मिल जाएगा तो मेरे साथ चलो, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ओके। जुनैद ने थोड़ा हैरान होकर सैफ के तनाव भरे चेहरे को देखते हुए कहा था। वैसे क्या मिस मुस्तफ़ा तुम्हारी दोस्त हैं? जुनैद और सैफ हाला के कैबिन से बाहर निकल आए थे। नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? सैफ एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया था। इसलिए कि तुम मिस मुस्तफ़ा को तुम्हारा फर्स्ट नेम से पुकारते हो। ओह ये अमन है तुम्हारा लंदन ही, जहाँ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के अंदर सब उलझे होते हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मंगेतर कैसी हैं? हमारी एंगेजमेंट टूट गई। मगर क्यों? वो तो बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी। सैफ ने हैरान होते हुए पूछा। खूबसूरत और जहानत सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक घर की बुनियाद डालने के लिए एक इंसान के अंदर एक खूबसूरत दिल का होना भी ज़रूरी होता है, जो उसमें नहीं था। वो मेरे टाइप की नहीं थी, जुनैद ने लापरवाही से कहा था। जहाँ तक मुझे याद है तुम सानिया को पसंद करते थे, मगर उसे खोने के बाद तुम मुझे ज़रा भी दुखी नज़र नहीं आ रहे थे। सैफ अपने ऑफिस रूम में दाखिल होते हुए रुककर जुनैद का चेहरा देखकर पूछा। कल तक था मगर आज नहीं हूँ। क्या मतलब? जुनैद के चेहरे पर छाई चमक से सैफ चौंका था। मुझे मेरी आइडियल मिल गई, कहते हुए जुनैद के चेहरे पर जो खुशी की रमक दौड़ी थी उसकी गहराई में जाता सैफ के अंदर जैसे कुछ चुभा था। वो कौन है? मिस मुस्तफ़ा। व्हाट?
सैफ जिसे जवाब जानता था मगर फिर भी सुनकर चौंका था, क्योंकि वो कभी यकीन नहीं कर सकता था कि हाला जैसी लड़की को जुनैद लोकारी जैसी शख्सियत भी पसंद कर सकता था। तुम्हें उसमें पसंद क्या आया भला? सैफ जैसे बदस्तूर इस बात से मुनकिर होते बोला, ये पूछो कि क्या क्या पसंद नहीं आया। शी इज़ अमेजिंग, खूबसूरत हैं, क्यूट हैं, इनोसेंट है, एक खूबसूरत दिल रखती हैं, बाहया हैं, टैलेंटेड है। टैलेंटेड? यकीनी से सुनते सैफ ने फ़ौरन इस बात पर एतराज़ किया था। बिल्कुल। क्या तुमने मिस मुस्तफ़ा की डायरी और स्केचबुक नहीं देखी? हालांकि ये तुम्हारे टेबल पर ही रखी थी। जुनैद कहता टेबल पर रखे डायरी और स्केचबुक की जानिब इशारा किया। इसे देखते सैफ ने स्केचबुक खोला था। क्या ये हाला ने किया? सैफ बेयकीनी से स्केचबुक के सफ़े उल्टाता पूछा। और नहीं तो क्या, अब और बंदे को क्या चाहिए घर बनाने के लिए? बस मिस मुस्तफ़ा जैसी, बस बहुत हो गया। सैफ ने अब की मरतबा जैसे अपना जब्त खोया था। स्केचबुक को टेबल पर पटकते हुए वह ज़ोर से बोला था, क्या मतलब? तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिस मुस्तफ़ा की नहीं तुम्हारी वाइफ की बात कर रहा हूँ। हाला मेरी। सैफ मज़ीद आगे कुछ कहता, उसके बाद को अंदर दाखिल होती मोनम ने काटा था। तो तुम्हें एक और काम मिल गया, मगर एक बात याद रखना, तुम जैसी लड़की कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। वैसे लगता है जैसे तुम अपनी मासूमियत के जाल में लोगों को फंसाने में काफ़ी माहिर हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? लब भींच कर मोनम की बातों को सुनती हाला ने जैसे मोनम की आखिरी बात पर उलझते हुए पूछा था। ओह, कितनी मासूम हो ना तुम, मगर तुम्हारे इस जाल में मैं नहीं फंसने वाली। मोनम तनफ्फुर से कहती हुई वहाँ से चल दी थी, जिस पर हाला बेसाख्ता अपना सर थामती चेयर पर बैठी थी। या अल्लाह, ये वो कहाँ फंस गई थी जिनकी बातें ना वो समझ पाती थी और ना ही गहराई में जा पाती थी। वो एक सीधी सादी सी लड़की थी, इस तरह के हालात से पहली मरतबा गुजर रही थी। वो तो बस अब अपने ख्वाब को पाना चाहती थी, मगर लगता था जैसे उसका यह ख्वाब भी उसे इतनी आसानी से हरगिज़ नहीं मिलने वाला था। जुनैद, आखिर तुम्हें भी हो क्या गया? बिना सोचे समझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपती, ये जाने बिना कि वो लायक है भी या नहीं। मोनम हील्स की एक आवाज़ के दरमियान अंदर दाखिल होते हुए बोली, यकीनन वो हैं। जुनैद जैसे एक ही तकरार से उकता कर बोला, ओह कम ऑन जुनैद, कहीं तुम इतनी फयाजी इसलिए तो नहीं कर रहे कि उस 2 टके की मिडिल क्लास लड़की पर कि वो तुम्हें। शट अप मोनम। जुनैद और सैफ ने एक साथ ही जैसे मोनम को झटका था। मुझसे ज़्यादा अहम हो गई तुम दोनों के लिए वो कल की आई मामूली सी लड़की। मोनम सदमे से रोहानसा होते हुए दांत पीस कर कहते पैर पटकते हुए वहाँ से गई थी। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? नहीं, मगर जुनैद के पूछने पर वो फ़ौरन मना कर गया था। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ये अगर मगर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। जुनैद सैफ की बात काटता वहाँ से गया था। हाला? सैफ गुस्से से घुराते हुए टेबल पर रखी सारी अशिया को हाथ मारकर ज़मीन पर गिराया था। अब यह मामूली लड़सी लड़की उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हाला फैशन शो के प्रोजेक्ट पर दिलो जान से मेहनत कर रही थी। वे सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, जिसमें मदहत, नौशा और 7 समंदर दूर से शुआना भी उसकी पूरी तरह मदद कर रही थी। जिसे देख देख कर आज कल बिगड़े मूड के साथ जला भुना सा फिरता सैफ मस्जिद जल भुन जाता और दौड़ दौड़ कर अपनी सारी शिकायत किसी छोटे बच्चे के मानिंद अदी को सुनाता और अपनी मुस्कुराहट दबाए सरी लाता हुआ नहायत संजीदगी से सुनता। मेहदत ने कहा था कि सैफ की एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जहाँ से सारी किस्म की किताबें मिल सकती थी। जब वो उस वक्त सैफ की लाइब्रेरी में थी और किताबों से भरी वसी और इस हॉल को देखकर उसे यकीन नहीं आया कि सैफ को मुताले का शौक़ भी था और उसका मुताला काफ़ी वसी था। उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, शायरी, बिजनेस से मुतल्लिक बातें और न जाने किस किस किस्म की किताबें थी। सैफ की घुमांड और अकड़ को देखकर लगता ही था कि वह इस तरह की किताबें भी पढ़ चुका था। वो यहाँ लेटेस्ट फैशन से मुतल्लिक कोई किताब लेने आई थी और यहाँ उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? वो मसरूफ से ढूंढ रही थी कि सैफ की अचानक आवाज़ सुनकर वो खौफ से उछल पड़ी थी। कुछ नहीं। सामने से आते सैफ की जानिब तेज़ी से मुड़ती वो हकलाई थी। और रेली? सैफ ने मखरूर अंदाज में भवें उठकाए पूछा था और साथ ही आगे बढ़कर मुख्तलिफ रैक्स में से मैगजीन और बुक्स निकाल कर टेबल पर ढेर कर रहा था। जिसे हाला ने गौर से देखा तो पता चला कि वह सारी फैशन से ताल्लुक़ रखती किताबें थी। इंग्लिश आती है ना तुम्हें? नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में तो सिर्फ आपको ही आती है ना इंग्लिश। इंसान को इतना भी मखरूर नहीं होना चाहिए। सैफ की निकाली हुई सारी किताबों को समेट कर उठाती हुई वो जाने लगी थी कि उसकी मखरूर आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह जलकर बोली थी। अलबत्ता आखिरी जुमला उसने धीमे लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा था। आखिर में क्या कहा तुमने? सैफ ने बाहर निकलती हाला से ज़ोर से पूछा। उसका जवाब दिए बिना ही वो चली गई थी। अखलाक, इसके अखलाक का गुन गाते हुए सब नहीं थकते, मगर मुझे तो कभी नहीं दिखाया अखलाक। एक शुक्रिया तक अदा करने की तौफीक नहीं हुई मोहतरमा को। क्या इसी को अखलाक कहते हैं? सैफ बुरा सा मुंह बनाए बुड़बुड़ाते हुए अपने मतुबा रैक की जानिब बढ़ा था। हाला को जब से होश आया था तब से वो बिना रुके बस रोई जा रही थी। नौशा उसे चुप कराते कराते थक गई थी, मगर मचाल था जब अपने रोने का शुगल रोके जाकर अपना शो अटेंड करती जो कब का शुरू होकर भी ख़त्म हो चुका था। मिस मुस्तफ़ा को क्या हुआ? जुनैद जो अभी शो अटेंड करके जोशो खरोश से अंदर आया था, सोफे पर झुककर बैठी, दोनों हाथ के प्याले में चेहरा छुपाए हिचकियों की जद में मौजूद हाला के वजूद का हैरत से देखकर सैफ से पूछा था, जिसका चेहरा खिफत और एहसास नदामत से ऐसा सुर्ख हो रहा था कि जैसे भरे बाजार में किसी ने उसे सर पर चिपत रसीद करके भाग गया हो। साथ नौशा की इल्ज़ाम देती आंखें भी थी जो उसका एहसास जुर्म बढ़ा रहा था।
क्या तुम इसलिए रो रही हो कि तुम शोर जीत गई हो? मुनम ने जुनैद के साथ ही आई थी, खुद भी पहले हाला को देखकर हैरान हुई थी, मगर अगले ही पल तनक करके हाँ, क्या वाकई भाभी शो की विनर थी? मुझे लाइव देखना था। नौशा गम गुस्सा भूलकर चहकते हुए बोली। हाँ, ये सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, इसलिए मैं मुबारकबाद देने आया था और ये भी पूछना था कि ये क्यों नहीं आई। जुनैद गुमसुम सा बदस्तूर होती हुई हाला को देखते हुए कह रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस पर। मुनम के चेहरे पर सख्त नागवारियत के तासुरात थे। मुझे भी। सैफ ने भी हैरत से कहा था। कल तक जो लड़की उजड़ गंवार नजर आती थी, जिसे फैशन का अलिफ भी नहीं आता था, वो फैशन शो कॉन्टेस्ट में जीतकर अगले पड़ाव की जानिब चल दी थी। हैरत तो होना ही था सैफ को। उधर होते हुए हाला के कानों ने जैसे ही सैफ के तहय्युर भरे जुमले सुने, वो बुरी तरह तिलमिला उठी थी। जरा सा भी एहसास था भरा उस शख्सियत को कि वो कौन सी अजियत से गुजर रही थी। इस मर्तबा उसने उस नातवा पर नाकाबिले माफ़ी सितम तोड़ा था। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? आप क्या समझते हैं मुझे? ज़मीन का धूल जो पैरों तले ही रहने के लिए होता है ना। अचानक ही हाला झटके से चेहरे पर से हाथ हटाते हुए उठकर सैफ के सामने जाती हुई घुराई थी। रो रो कर सुर्ख होता सूजा सा चेहरा पहले से मजीद खूबसूरत लग रहा था। आंसू और गुस्से से भरी कटीली आंखें सैफ ने अपनी सांसें रुकती महसूस की थी। अलबत्ता बाकी दूसरे नफूस हैरत से दंग नरम दब्बू सी हाला का ये रूप देख रहे थे। वैसे कुछ सोचा है आपने मिस मुस्तफ़ा कि आप अपने डिज़ाइन का ब्रांड नेम क्या देंगी? हाला को उस तरह गजबनाक देखकर जुनैद के मुंह से बस यही निकला था। सोचना क्या है, हमारी कंपनी का ब्रांड नेम होगा और क्या। हाला को कीना तो उसने गाँव से घूरती मुनम ने कहा था। नहीं, वो मेरा डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस होगा, इसलिए ब्रांड नेम भी मैं ही डिसाइड करूंगी। हाला ने मुनम को देखकर सर्द लहजे में कहा था। मगर मेरे डिज़ाइन ड्रेसेस का ब्रांड नेम होगा सांवली लड़की, क्योंकि इसी वजह से मुझे सबसे पहले ठुकराया गया था। मुनम हाला के लहजे पर शिश्तर होती कह रही थी कि हाला उसकी बात काटती बोली थी। हाला सैफ की तहय्युर भरी आंखों में देखते हुए चुपते लहजे में कह रही थी, यानी ब्राउनिश गर्ल। वाह, अमेजिंग नेम है। जुनैद ने जैसे सराहते हुए कहा था। इम्पॉसिबल, ये मैच्योर से तुम्हारी तरह बेतुका सा नहीं। तुम्हें क्या लगता अपनी पहचान बना पाएगा? मुनम इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। नहीं, मुझे लगता है कि इतना बुरा भी आइडिया नहीं है। सैफ जब अब तक हाला के रवैये पर हैरान सा था, अपने तर्ज से माजरत करने की जैसे पहली कोशिश की। मुझे अब आपके लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाला ने खुश्क लहजे में कहा था, जिस पर सैफ को सुबकी का एहसास हुआ था। सारे एहसास नदामत को भाड़ में झोंकते अब की मर्तबा उसने हाला को तीखी नज़रों से घूरा था। मिस हाला, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मेरा लगना ना लगना हर हाल में ज़रूरी है, वरना क्या? हाँ, आप अब और क्या करेंगे? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया? सैफ की बात काटते हुए वह दबे दबे लहजे में जैसे चीखी थी। हाला। सैफ ने देखा था उसकी हल्के से गुस्से से वो कांपने लगती थी, मगर अब की मर्तबा जैसे वो मजीद बिफरी थी। जो आपने किया है ना सैफ रहमान, उसके बाद मुझे आपसे हर बात की तवक्को है। हाला का लहजा अब की मर्तबा मजीद धीमा हुआ था। आंखों में नमी छाई थी। वो भराए लहजे में कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। उसके पीछे पीछे नौशा भी उसे नाराज़गी से देखती ही गई थी। आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो मिस मुस्तफ़ा इतनी नाराज़ है तुमसे? मुझे तो लगता है मिस मुस्तफ़ा के मुँह में ज़बान ही नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सैफ हैरत से कहता जुनैद की बात काट कर घुराता हुआ वहाँ से निकला था। क्या मेरी वजह से? अब मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हो? जुनैद जैसे हक्का बका होकर कहता मुनम को देखा था जो लापरवाही से कंधा उचका गई थी। भाभी अब बस भी करें। गाड़ी के पिछली नशिस्त पर बैठी हाला मुसलसल रोए जा रही थी। उसके साथ बैठी नौशा जैसे आजिज़ आई ही थी। वरना मैं भी रोने लगूंगी। माफ़ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो। नौशा की ये धमकी कार कर गुजरी थी जब वही वहाँ आंसू साफ करती माजरत कर गई थी। मैं जानती हूँ आप बहुत हर्ट फील कर रही हैं, मगर मैं मज़ीद आपको रोता नहीं देख सकती। चलें एक काम करते हैं, यूँ भी मुझे आपको साथ ले जाना था। नौशा ने कहते हुए सेलफोन पर वक्त देखा। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, हम बीच से ज्वाइन कर लेंगे। नौशा कहते हुए ड्राइवर को मतलब एड्रेस बताने लगी थी। हम कहाँ जाने वाले हैं? अस्कर शहर से दूर दर ज़ीला मैम हमारे शहर आई हैं। इनकी बातें बहुत खूबसूरत और दिल को छूती हुई सी होती है। मुझे यकीन है आप उन्हें सुनकर अच्छा फील करेंगी। दुरा ज़ीला मैम मेरी फेवरेट पर्सन है। नौशा नहायत ही जोशो खरोश से हाला को मालूमात फराहम कर रही थी। वो दोनों हॉल में पहुंचे जो पूरा खचाखच ख़वातीन से भर चुका था। वो मुश्किल से आखिरी रो में उन्हें 2 खाली चेयर मिल गई थी। कितनी प्रिटी है ना ये। नौशा जैसे दुरा ज़ीला को देखकर फिदा होने वाले अंदाज में कह रही थी। सही कहा। हाला ने भी जैसे दिल से माना था। रोशनी से दमकते डाइस पर माइक के सामने स्याह भाया हिजाब में लिपटी खड़ी लड़की मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी। हॉल में खूबसूरत सा नूरानी पुरजोश अजीब सा माहौल तारी था, जिससे वह दोनों भी जल्दी ही जुड़ गए थे। क्या आप तकलीफ़ में हैं? दर्द व अज़ियत में मुब्तला टूटे दिल के साथ छलनी होता रूह, तो जान ले यही वो वक्त है जब आप खुद से मिलते हैं। आप ये जानते हैं कि आप असल में कौन हैं। वह कहते कहते जैसे रुकी थी, उसके लबों की दिलकश मुस्कुराहट गहरी हुई।
हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, अज़ियतें, तकालीफ और अल्लाह का हमारा दिल महबूब चीज़ों से तोड़ने का मकसद हमें बर्बाद करना या मजनू बनाकर सहरा सहरा फिराना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि वो हमें खुद से मिलाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि हम कौन हैं, ये हम जानें, हमें उसने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है हम जानें कि हमारे अंदर उस मकसद को पूरा करने के लिए कौन सा हुनर है, हम किस चीज़ में बेहतरीन है ताकि उसके दिए हुए मकसद को पूरा करें। वो जैसे कहते कहते रुकी थी, उसने एक नज़र सारे हॉल के नफूस पर दौड़ाई जिनके चेहरे पर सवाल रकम थे, जिस पर वह धीमा सा मुस्कुराई। आप सभी के सवाल मैं आपके चेहरों से पढ़ पा रही हूँ। सवाल यही है ना कि भला मकसद क्या है। नौशा, कहाँ हो तुम? अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ, हाला ने कहकर सेलफोन रखा था कि तभी ब्रेकफास्ट खत्म करके वह लाउंज में आया था। साथ चलते हैं, एक ही जगह तो जाने। सैफ की आंखें उसे देखकर चमकी थी। गाड़ी में वह हाला से इजहार करेगा यस। पुरजोश सा प्लान बनाता हुआ वो हाला से मुखातिब हुआ था। शुक्रिया, मगर मैं नौशा के साथ ड्राइवर के हमरा चली जाऊंगी। हाला की खुश्क लापरवाह आवाज़ सैफ के सारे जोश व खरोश को ठंडा कर गया था। उसने हमें उचकाकर हाला को देखा जो उससे रुख मोड़े खड़ी थी, यानी कि सैफ रहमान पहली मरतबा इतने दिल से किसी को ऑफ़र कर रहा था और वह किसी उसके दिल से की गई ऑफ़र को इस हद तक बेनियाजी से ठुकरा गया था। सैफ की आसमान की बुलंदी को छूती ईगो जैसे हर्ट हुई थी। अगर एक सेकंड भी आप लेट हुई मिस हाला तो। सैफ ही लहजे को सख्त करता वार्न देने वाले अंदाज में कहता जुमला अधूरा छोड़ता आगे बढ़ा था। तो क्या अब क्या करोगे? कि मुझे ऑफिस से निकाल दो? तो सुन लें कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बात पर सैफ जैसे ठटक कर रुकता हुआ मुड़ा था और उसके एतमाद से पुर चेहरे को देखने लगा, जो हमेशा की तरह हुज़्न मलाल और नाराज़गी के मिले जुले तासुरात के साथ मखरूर सा तासुर दे रहा था। साथ ही चेहरे पर मौजूद एतमाद की झलकियों ने मज़ीद हाला को पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाया था। वो पूरी उसकी आइडियल गर्ल लग रही थी, मगर क्या करे, वह ये भी गवारा नहीं कर सकता कि उसकी ईगो हर्ट हो। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? सैफ ने जैसे इस कदर एतमाद की वजह खोजने की कोशिश की। जब मैं सारे राउंड जीत जाऊंगी तब तो यूँ भी मुझे आपसे भी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफ़र मिलेगी। ओह, इतना भरोसा? सैफ जैसे मुतासिर हुआ था। एक बात तो बताओ, तुम पहले डरी सहमी सी नज़र आती थी, अब कहाँ से इतनी निडर हो गई हो? बेशक मैं पहले डरती थी, हर औरत डरती है इस बात पर कि न जाने कब उसके शौहर का मिजाज बिगड़े और वह उसे तलाक देकर घर से धक्के देकर निकाल दे। एक तलाक का खौफ न जाने कितनी औरतों को खामोशी से जुल्म सितम बर्दाश्त किए रहने पर मजबूर करता है, मगर ये बात मर्द कभी नहीं समझता, क्योंकि वो तो इस बात पर फूले नहीं समाता कि उसकी बीवी उसके खौफ के सबब उसके कंट्रोल में है, उसकी फरमाबरदार है, सांस भी उसकी इजाज़त से पूछे बिना नहीं लेती। मगर वह ये नहीं जानता कि इस फरमाबरदार के पीछे उसकी बीवी कितना कुछ नहीं बर्दाश्त करती है। उसके काम, उसके बच्चों के काम और उसके घर को संवार कर साफ सुथरा रखती, उसके बच्चों की परवरिश करती, और इन सब के बावजूद दो लफ्ज़ सताइश के बजाय कभी सालन में नमक कम या ज़्यादा होने के सबब, या रोटी नरम क्यों नहीं बनी, सख्त क्यों हो गई है, या उसका ये लिबास उसने कैसे जला डाला। कहते कहते हाला की आवाज़ भर आई थी। उसे अपनी मम्मा याद आई, जिन पर बाबा छोटी छोटी सी बात पर एक क़यामत बर्पा कर देते थे। उसके सबब बीवी पर हाथ उठाया जाता है या फिर उसे और उसकी 7 पुश्तों को गालियों से सलामी दी जाती है, जिस पर वो कह भी नहीं सकती कि वो भी तो एक इंसान है। हालांकि नज़रों के सामने अपनी बेइज्जती और जिल्लत पर घुट घुट कर रोती हुई उसकी मम्मा गुजरी थी। उससे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं, उसे भी दरगुजर की ज़रूरत है, मगर वो ये सब कह नहीं सकती। खामोशी से बर्दाश्त करती रही, क्योंकि कहेगी तो तलाक मिलेगा और तलाक का धब्बा पेशानी पर सजाकर भला वो कहाँ जाएगी। हाला जैसे फट पड़ी थी। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली अजियत थी, तलखी थी, वजह से हलक तक जहर थी। सैफ बेयकीनी से हाला को देखे गया था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी। कितना गुबार भरा था उसके अंदर। मगर अब मैं नहीं डरती, मैं इस तलाक से नहीं डरती सैफुर रहमान। मैं डर के जीती आई हूँ और मज़ीद नहीं डरूंगी। जो गलत है वो कहूँगी गलत है, और हक बात कहने की वजह से मुझे तलाक मिलती है तो इसका मतलब है कि मेरा शौहर नहायत ही कमसर्फ इंसान है। ऐसे साथी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। अपने आंसुओं को जब्त करती वो मजबूती से बोली थी, जानती भी हो एक औरत बिना मर्द के कितनी मुश्किल। न जाने क्यों सैफ को कुछ भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे अपनी माँ याद आई, जिन्होंने बाबा की वफ़ात के बाद कितनी दिक्कतों से उन दोनों बहन भाइयों की परवरिश की थी। जब सैफ का लहजा भी धीमा हुआ था। अच्छा, खुद सारे वार करके अपनी बीवी को जख्मी करके उसकी रूह को मार कर आखिरकार वो किसके लिए ढाल बन जाता है? नहीं, इस तरह कहकर आप मर्द खुद को मार्जिन देते हैं। जिसे जो अपनी बीवी के साथ करते हैं वो ठीक करते हो, नेकी का काम करते हो, इस हक से करते हो जैसे बीवी नहीं कोई ज़रख़रीद गुलाम हो। मगर गुलामों से भी तो इस तरह का रवैया रखना जायज़ नहीं है जो बीवी से रखते हो। हाला, भाभी चले। सैफ जिसे कुछ कहना चाहता था कि तभी बाहर से आती नौशा की पुकार पर वो रुक गया और हाला उसे देखे बिना ही बाहर निकल गई थी। मिस हाला, आप 10 मिनट लेट हैं। जैसे ही वापस पहुंची वहाँ सैफ काउंटर पर खड़ा जिससे उसी का ही मुंतज़िर था। नौशा को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए हाला को देर हो गई थी और सैफ उनसे पहले ऑफिस पहुंच चुका था। हाँ, तो सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए। एक कामयाब इंसान बनने के लिए एक सेकंड की कदर करनी पड़ती है।
आप अगर इस तरह वक्त की बेकदरी करेंगी तो कभी कामयाब नहीं होंगी। ऑफिस के फॉर्मल सूट में वालों को नहायत स्टाइलिश अंदाज में जल से जमाए सैफ वर्कर्स के दरमियान खड़ा नहायत जेंटलमैन अंदाज में मुखातिब था। वर्कर्स लड़कियां तो फिदा होने वाली अंदाज में अपने जेंटलमैन बॉस को तके जा रही थी और हाला उन्हीं सभी की नज़रों की इर्तिकाज़ खुद पर महसूस करके नर्वस होती सैफ को दिल ही दिल में बुरा भला कहती अपने कैबिन की जानी बढ़ गई थी। बड़ा आया कहीं का वक्त की कदर करने वाला कामयाब इंसान। कैबिन में दाखिल होते ही हाला ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए अपनी वजूद से लिपटे चादर को झटके से उतारते हुए चेयर की बैग पर पटका। आखिर ये इंसान नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं रहता, इतना शौफ क्यों करते? उसने बुड़बुड़ाते हुए सर पर से दुपट्टा हटाकर अपने बालों के जूड़े में मौजूद पेंसिल निकाला, जिसके सबब अगले ही पल स्याह रेशमी सिल्की बाल जूड़े से आज़ाद होते हुए पुश्त पर आबशार की तरह आ गिरे थे, जिसे कैबिन में दाखिल होते हुए सैफ ने मबहूत होकर देखा था। क्या है खूबसूरत मंजर था। सैफ बिजनेस के सिलसिले में तकरीबन आधे से ज़्यादा दुनिया तो घूम ही चुका था। झील, झरने, तालाब, समंदर, यहाँ तक कि नियाग्रा फॉल की भी तो खूबसूरती उससे आ गिरते बालों के आबशार के सामने हेज लगी। और नाज नखरे में तो जैसे लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे, मासूम को खड़े खड़े ही पेंसिल के लिए स्केच बुक पर झुक गई थी। पसंद के मुताबिक ड्रॉ ना होने पर स्केच बुक का सफ़ा फाड़ कर मुठियों में मसलते हुए वो बुड़बुड़ाई थी और साथ ही उसने गोलमोल से गोले की शक्ल होते सफ़े को पीछे की जानिब उछाल दिया था, जो सीधा सैफ के सर पर जा लगी। बद्दुआ क्यों दे रही हो? अपने पीछे सैफ की आवाज़ सुनकर वजह से खौफ से उछली थी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हाला ने खुद को संभालते सैफ की जानिब मुड़कर पूछा और 2 कदम पीछे हटी थी, क्योंकि वह एकदम उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। मुझे कॉफ़ी पीना। सैफ ने दिलचस्प नज़रों से स्याह बालों के हाले में मुकीद नाराज से नजर आते सुनहरे दमकते चेहरे को कहा, आप गलत जगह पर आ गए, ये किचन नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कॉफ़ी बनाकर मेरे ऑफिस में दे जाओ। सैफ ने 1 कदम उसकी जानिब मजीद बढ़ाते हुए कहा, मगर क्यों? मेरा काम ये नहीं है। दरमियानी फासला के कम होने पर हाला भी अपने कदमों को मजीद पीछे ले जाते हुए एहतजाजन बोली थी, क्या वाकई ये तुम्हारा काम नहीं है? तुम मेरी बीवी हो। सैफ को हाला के चेहरे पर छाया घबराहट और खफकी मज़ा दे रही थी। जब भी मजीद परेशान करने के लिए हाला की कोशिश को नाकाम बनाता, उसकी जानिब बदस्तूर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बोला था, मगर यहाँ नहीं हो आपकी बीवी, आपको अपनी कही हुई बात याद ही होगी। हाला कहते हुए मजीद पीछे हुई थी, मगर पीछे तो चेयर थी, जिसके सबब अगली पल चेयर पर जा गिरी। तो चलो मैं आज ऐलान कर दूं कि ये ब्राउनिश गर्ल मेरी बीवी है। सैफ चेयर के हत्थे पर एक हाथ रखता हल्का सा हाला पर झुकते हुए बोला था, जिसे सुनकर हाला ने अचंभे से सैफ को देखा, साथ ही उसे अपने ऊपर झुका देखकर घबराई थी। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि किसी से ना कहूं, और अब क्यों कहना चाहते हैं? ओह, अब समझी। न जाने वो क्या समझी थी, उसके घबराए हुए चेहरे पर अगले पल गुस्से भरे तासुरात उभरे थे। अपने ऊपर झुके सैफ को धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, अब शायद मैं आपके लायक हो गई हूँ, खूबसूरत लगने लगी हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, है ना? सीरियसली सैफ, आपके नज़दीक किरदार और इखलाक से ज़्यादा ज़ाहिरी खूबसूरती अहमियत रखती हैं। हाला सैफ के सामने गुस्से से कहते हुए जैसे आखिर में दुखी हुई थी। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदाया, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। सैफ ने हाला का आखिरी सवाल नज़रअंदाज करते हुए आह भरते शेर पड़ा था, तो तुम कॉफ़ी नहीं बना कर दोगी? नहीं, 2 हाथ दिए हैं ना अल्लाह ने आपको, इसका इस्तेमाल करें। हाला को सैफ का सवाल नज़रअंदाज करना कतई जहर लगा था, जब ही साफ मना कर गई थी। ओके, भला कॉफ़ी बनाने में क्या है, मगर मैंने सोचा कहीं तुम्हें दिक्कत ना हो। मुझे क्यों दिक्कत होगी? हाला ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। वो काफ़ी हैंडसम होना, लड़कियां मुझे उसने यूसुफ कहती हैं। गर्दन अकड़ाई कहते हुए सैफ ने न जाने कहाँ से ब्लू रंग के सनग्लासेस निकालकर बड़ी अदा सी आंखों पर जमाया। हाला ने हैरत से मुंह खोलकर सैफ के ये जलवे देखे थे। अगर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए जाऊंगा तो सारी लड़कियां मुझे देखकर अपना काम छोड़कर झगड़ने लगेंगी कि कॉफ़ी मैं बनाऊंगी। वैसे ऑफिस की लड़कियां काफ़ी हसीन हैं। सैफ कहते हुए जाने को मुड़ा था और वना समझी से बस सैफ की पुश्त को घूरे जा रही थी, क्योंकि वो अब तक समझी थी कि सैफ आखिर कहना क्या चाहता था। जब तुम्हें मेरे फ्लर्ट करने से कोई मसला नहीं तो मुझे भी नहीं है। सैफ दरवाजे के करीब रुककर मुड़कर कहता कैबिन से निकल गया था। अल्लाह अल्लाह, कितना खुश फहम है ये शख्स, हद है। और क्या वाकई लड़कियां इसके गिर्द गिर्द घूमेंगी? हाला ने दरवाजे को घूरते हुए सोचा। हाँ, क्यों नहीं घूरेंगी, इतना हैंडसम भी तो है। सोचते हुए बेसाख्ता हाला के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जिस पर वह ठटकी थी। उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मेरी बला से घूरते हैं तो घूरें। हाला सर झटक कर कहते अपनी चेयर की जानी बढ़ी थी। जब तुम्हें मेरे फ्लर्ट करने से कोई मसला नहीं तो मुझे भी नहीं। स्केचबुक पर चुकी हाला के कानों में सैफ की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर वह झिलाकर उठी दरवाजे की जानी बढ़ी थी। बात लड़कियों के इर्द गिर्द घूमने की नहीं थी, बात सैफ की उन हसीन लड़कियों से फ्लर्ट करने की थी जो हाला को कैबिन से बाहर ले आया था। हाला जैसे किचन एरिया की जानी बढ़ी थी, तभी सैफ किचन से हाथ में कॉफ़ी का मग थामे निकलता नजर आया। उसके साथ मोनम भी थी। सैफ हाला को देखकर खुलकर मुस्कुराया था। मैं भी कॉफ़ी बनाने के लिए आई हूँ। हाला बेसाख्ता गड़बड़ाई थी और साथ ही उसने मोनम को देखा, जो उसे नागवारी से देख रही थी। साथ ही वह धड़कते दिल के साथ किचन में जा घुसी थी। उफ, दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद नहीं थी ना?
उफ, पीछे सैफ की आवाज़ सुनते एक मरतबा फिर वो खौफ से चौंकी थी। उफ सैफ, आप इस तरह ना किया करें। हाला अपने दिल पर हाथ रखे उसकी जानिब मुड़ती खफकी से बोली, क्यों डर जाती हो? बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर डर जाती हो तुम तो। सैफ हाला की शक्ल देखकर हंसा था। सैफ, मैं वेट कर रही हूँ, आ रहा हूँ। बाहर से मनम की आवाज़ पर सैफ कहता हाला को शरारत से आंख मारता किचन से बाहर निकल गया था, जिसे हाला हैरत से मुंह खुले किचन से निकलता देखती रह गई थी। आखिर इस शख्स को हो क्या गया था? सैफ ऑफिस के लिए तैयार सा उजलत में जा रहा था कि मिदत की बात पर रुका था। मॉम प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो कहता हुआ आगे बढ़ा था कि पीछे से आती हाला की धीमी भारी सी आवाज़ पर वह ठठक कर रुका था। जाने दे मॉम, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या वह रोती रही थी? वह अंदाज़ा लगाता हुआ मुड़ा था कि उसे मिदत के साथ सोफे पर बैठी हाला नजर आई थी। सैफ, की बहुत बुरी बात है। आप इससे पहले भी अक्सर हाला के साथ हाला के पेरेंट्स के यहाँ जाने से इनकार करते रहे, जिसके सबब वो तन्हा ही जाती रही है। मगर अब जब हाला के वालिद की तबीयत नासाज है तब भी आप इनकार करोगे? मिदत नाराज़गी से कह रही थी। सैफ की निगाहें हाला पर ही थी, जिसका सर झुका था और जो वक्फे वक्फे से दुपट्टा अपने रुखसार पर रगड़ रही थी। हेलो, हाँ मिस यरूस, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मिदत की हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब उन्होंने थोड़ी देर बाद सैफ को सेल फोन पर कहते सुना, मेरा प्यारा बच्चा। मिदत को बेसाख्ता सैफ पर प्यार आया था। जाना कब है माँ? मिदत की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर वो बदस्तूर सर झुकाए रोती हाला को देखकर पूछा था। न जाने क्यों से हाला का इस तरह रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी चलो हाला, आप रोना बंद करके जल्दी से तैयार हो जाओ। मिदत के कहने पर वह सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई थी। हाला अपने बीमार बाबा से लगकर काफ़ी देर रोती रही थी और सैफ पहलू बदलता रहा था। जो पहली मरतबा अपने ससुराल आया था उसकी खातिर मदारत जमकर हो रही थी। फिर हाला उठकर अंदर कहीं चली गई थी और तब उसे नहायत सख्त तन्हाई और खैर आरामदेह से घुटन सता सा एहसास हुआ था। हालांकि वहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी। बच्चे, नौजवान, अधेड़ उम्र, फ़र्ज के हर उम्र के मर्द और औरत हजरात उसे इश्तियाक से घूरे जा रहे थे जैसे उस पर टिकट लगी। और तभी इस भीड़ को चीरता हुआ एक बदतमीज़ सा 30-32 साल का गहरी सांवली रंगत का आदमी वहाँ आया था। चिट्टा जान, मैं साफ साफ बात करने आया हूँ। उसका लहजा नहायत ही बदतमीज़ी लिए हुए था। अहमद मेहमान आए हैं बेटा, पहले इनसे मिल लो। मुस्तफ़ा साहब के कहने पर अहमद ने तेवरियाँ चढ़ाकर सैफ की जानिब देखा था। अहमद नामी शख्स के आने पर वहाँ जमा भीड़ छटने लगी थी, जैसे वह सब किसी बात से खौफसदा होकर वहाँ से अपने अपने घर से भाग गए थे। तो तुम हाला के शौहर हो? मैंने काफ़ी शोर सुना था कि हाला के शौहर की जम की खिदमत की जा रही है। अहमद ने जिस हास्ताना अंदाज में कहा था उससे सैफ को समझने में देर नहीं लगी कि वह इस शोर को ही सुनकर यहाँ दौड़ा आया था। मैं हाला की बड़ी बहन जुबिया का शौहर हूँ। अहमद नाम है मेरा। काफ़ी गोरे चिट्टे हो और सुना है काफ़ी अमीर भी हो। वैसे हुलिया से लगते भी हो अमीर। हाला को कैसे झेल हो? मेरी बीवी में 1000 खामियाँ सही, मगर वो खूबसूरत तो है, मगर फिर भी मुझसे झेली नहीं जा रही। अहमद नहायत अकड़ कर अपनी तारीफ़ करवाता हुआ आखिरी जुमला हकारत से अदा किया था। सैफ उस अजीब व गरीब इंट्रोडक्शन पर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था, मगर अगले ही पल उसके आसाब तने थे। अहमद मेहमान के साथ इस तरह की बात कौन करता है? मुस्तफ़ा साहब ने खिफ़त अदा से होते धीमे लहजे में कहा, कौन? ये कैसे मेहमान हो गया? ये भी तो घर का फ़र्द ही है ना। अब इसके सामने सब बातें होंगी ताकि इसे भी तो पता चले कि इसका ससुराल कैसा है। अहमद ने नहायत तंज़िया अंदाज में कहा था, जिसे सुनकर मुस्तफ़ा साहब का बीमार जर्द होता चेहरा मज़ीद जर्द हुआ था और सैफ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अहमद शख्स उसे सख्त नागवार गुजर रहा था। बेटा, हम बाद में बात करते हैं ना। तभी वहाँ सफ़ीना आई थी और लजाजत से अहमद से कहने लगी थी, अंदर चले ना आप। सफ़ीना के पीछे जुबिया भी आई थी। सैफ को वो काफ़ी डरी सहमी सी लगी थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, जो बातें भी होंगी वो यहीं और अभी होंगी। तुम्हें बहुत रहने का शौक़ है ना अपने माँ बाप के घर, तो तुम्हें तलाक दे दो, उसके बाद शौक़ से रहती रहना। अहमद की बात सुनकर वहाँ मौजूद सबके दिल खौफ से धड़क उठे थे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? आप तो जैसे कुछ जानते ही नहीं अपनी बेटी के करतूतों के बारे में। अहमद तल्ख लहजे में कहता सैफ के जाने मतवजा हुआ था। उनकी बेटी एक नंबर की फोहड़ औरत है, ढंग से पकाना तक नहीं आता। काम का छोड़े बस सोने का शौक़ रहता है और एक नंबर की मनहूस करके तमाम चीज़ों को तोड़ तोड़ कर रखती है। कुछ कहो तो ज़बान दराजी भी करती है और इसके सबब गुस्से से आदमी 2-3 थप्पड़ क्या मार दे, अपने माँ बाप के यहाँ आकर बैठ जाती हैं। और माँ बाप भी इतने कम अकल कि अपनी बेटी की साइड लेते हुए मुझसे ही तफ्तीश करते जैसे मैं इसका शौहर नहीं, कोई चोर हूँ। और सैफ जो झुंझलाए अंदाज में अहमद की बात सुन रहा था, उसकी बीवी पर हाथ उठाने वाली बात सुनकर दंग हुआ था। 2-3 थप्पड़? ये सब सुनती न जाने कब से सुनती हाला ने गुस्से से आगे बढ़ते जुबिया का दुपट्टे से छुपा बाएं जानिब के चेहरे से दुपट्टा हटाते हुए जुबिया का सुर्ख और सूरा चेहरा अहमद को दिखाया। साथ ही जुबिया के दाहिने हाथ के फुल स्लीव्स को ऊंचा करते बाजू और कलाई दिखाने लगी थी, जिस पर नील पड़ चुका था। इसे सिर्फ नहीं कहते अहमद भाई, इसे जुल्म और दहशत कहते हैं। आप छोटी छोटी बातों के सबब इस तरह हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि आपको शौहर होने का सर्टिफिकेट मिला इसलिए? हाला जिसे दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी। हाला को हैरत से तंग होते हुए सिर्फ अहमद ने ही नहीं, वहाँ सबने देखा था, क्योंकि वह सब एक दब्बू सहमी सी हाला को जानते थे। जी जो हाला नज़र आ रही थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। तुम तो काफ़ी बदल गई हो।
हाला, खूबसूरत शौहर ने तो तुम्हें काफ़ी बदल दिया, तुम्हें भी खूबसूरत बना दिया, और इस वजह से जो तुम्हारा दिमाग फर्श पर पहुंचा हुआ है ना, तुम्हारी इस तरह की ज़बान दराज़ी तुम्हें मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देगी। अहमद ने नहायत ही नापसंदीदगी से कहा था, आप इस तरह हाला से बात नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त करना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बीवी की भी इज़्ज़त ना करें। अब की मर्तबा सैफ ने सख्त लहजे में अहमद से कहा, जिसे सुनकर वहाँ सभी पहले से ज़्यादा मज़ीद हैरत ज़दा हुए थे। ओह हाला, अपने शौहर को तो खूब मुट्ठी में किया, ये सारे घटिया टोने टोट के मेरी बीवी को सिखा कर मत जाना। मगर आप तो मेरी आपी को तलाक देना चाहते हैं ना? हाला के बेरहम लहजे में कहा गया जुमला वहाँ सब मौजूद सबकी सांस रोक गया था और अहमद के चेहरे का रंग उड़ा गया था। हाला, ये क्या बकवास कर रही हो? सफीना ने उसे बुरी तरह झिड़का था। हाँ तो फिर क्या आप इस घटिया इंसान के पास फिर से आपी को भेज देंगे ताकि आपकी मर्तबा आपी को ये जान से ही मार दे? क्या आप? हाला का जुमला मुस्तफ़ा साहब के ज़ोरदार थप्पड़ से अधूरा रह गया था। तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो हाला, जबकि जानती भी हो कि ज़ुबिया की 2 मासूम सी बेटियां भी हैं। साथ ही मुस्तफ़ा साहब गज़बनाक होते गुर्राए थे और हाला ज़ोरदार थप्पड़ खाने के सबब पीछे की जानिब लड़खड़ाई थी। उसे फ़ौरन से बेशतर सैफ ने आगे बढ़कर संभाला था। ये देखकर अहमद को बड़ी खुशी हुई थी। आप इस तरह मेरी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकते अंकल, मैं यहाँ किसी को भी अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी और हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देता। अब की मर्तबा सैफ ने तेवरियाँ चढ़ाए गुस्से से कहा था और सैफ का अंदाज़ वहाँ सबको गंग कर गया था, यहाँ तक कि हाला को भी, जो अपने बाएं सुर्ख और सुलगते रुखसार पर हाथ रखे सर उठाए सैफ को देखी गई थी। उसने कहा था कि वह अपने मॉम के लिए करता था, मगर यहाँ पर तो मिथत कहीं नहीं थी। सफीना ने भीगती आंखों से अपने छोटे दामाद को अपनी बेटी की ढाल बनते देखा था। एक तशक्कुर का एहसास था जो उनके पूरे वजूद में फैल रहा था। उन्होंने हमेशा बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी बच्चियों के लिए दुआ की थी कि उनकी बच्चियों की किस्मत उनकी जैसी ना हो, उनकी बच्चियों को कदर करने वाला कदरदान शौहर मिले, ना कि उन्हें पैरों तले रोलने वाला कमज़र्फ शौहर। मुस्तफ़ा साहब सुर्ख और सफ़ेद रंगत के हामिल खूबसूरत मर्द थे और सफ़ीना सांवली मगर तीखे नकूश की हामिल थी। मुस्तफ़ा साहब पर उनकी पहली बेटी ज़ुबिया गई थी, जो पूरी चुटी और काफ़ी खूबसूरत थी, जिसका सफ़ीना को कभी किसी किस्म का खदशा नहीं था। उन्हें लगता था ज़ुबिया अपनी खूबसूरती के सबब शौहर के दिल पर राज करेगी। उन्हें हमेशा खदशा और वसवसा हाला के मुतालिक से रहे थे, जो हूबहू उनकी तरह ही थी, मगर आज सब कुछ उलट नज़र आ रहा था। सैफ प्लीज़, आप इत्मीनान से बैठें या घर चले जाएं। हाला सैफ को धीमे से कह रही थी क्योंकि सभी की नज़रें उन पर जमी थी। फिर तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। सैफ हाला के सुर्ख होते रुखसार को देखते कतई लहजे में बोला था। जब मुस्तफ़ा साहब ने हाला को थप्पड़ मारा था तब सैफ ने वह थप्पड़ अपने दिल पर पड़ते महसूस किए थे और साथ ही वहाँ मौजूद सभी को नागवारी से देखा था। मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी वाकई एक फ़ैसला करना है, हाला ने कहते हुए ज़ुबिया को देखा था, जो हाला को देखकर रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम होती कौन है हमारा फ़ैसला करने वाली? अहमद तैश में आते हुए खुराया था, मगर जैसे उसकी निगाह हाला के पीछे ढाल की तरह जमे सैफ पर पड़ी, उसकी आवाज़ धीमी हुई थी। तो फिर ठीक है, मैं भी तब तक रुकता हूँ। सैफ कहता वापस अपनी जगह पर जा बैठा था। मैं ज़ुबिया की बहन हूँ, मुझे भी हक है फैसला करने का। और बाबा, ये सब आपके सबब हो। आपकी बेटियां अपने ससुराल में जलीलो रुस्वा होती हैं, उन पर हाथ उठाया जाता है, उन्हें बात बात पर तलाक की धमकी दी जाती है। वजह कुछ नहीं है सिवाय आपकी। अहमद, जो हाला का पहला जुमला सुनकर चमक कर कुछ कहने वाला था, हाला के बाकी के जुमले जिससे उसे हैरत से साकित कर गए। हाला अब उसे छोड़कर अपने बाबा को क्यों इल्ज़ाम दे रही थी? और वहाँ मौजूद सिर्फ उसी के दिल में ये सवाल नहीं थे, सभी के दिल में ये सवाल उमड़ा था और ख़ुद मुस्तफ़ा साहब भी हाला को इल्ज़ाम देता शिश्तर से सुन रहे थे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनसे कोई इस तरह मुखातिब होता, और कल तक उनकी जो बेटी खुद उनकी कुसीली निगाह से थर थर काँपती थी, आज उन पर इल्ज़ाम ठहर रही थी। भला उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी? उनकी निगाहें बेसाख्ता सैफ की जानिब उठी थी, जो परेशानी से हाला को देख रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने यही सब किया मम्मा के साथ। जबकि आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा, ज़रूर होगा। कहते हुए हाला की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मुस्तफ़ा की नज़रें सीफ सैफ से होती हाला पर गई, जो रोते हुए कह रही थी, आपको याद है ना कि आपने मम्मा के साथ क्या किया है? छोटी छोटी गलतियों की वजह से शौहर अपने ही वजूद के हिस्से को इस तरह जलीलो रुस्वा कैसे कर सकता है? आखिर कैसे? और वो गलतियाँ भी जानबूझकर नहीं करती हैं बीबी, बल्कि अनजाने में सरसद हो जाती हैं। आप उनके लिए उस पर हाथ उठाते हैं, ताने देते हैं, जलील करते हैं। जब इससे भी दिल नहीं भरता बात तलाक तक ले जाते हैं। आखिर क्यों करते हैं इस तरह का बर्ताव आप लोग? औरत तो बहुत नाजुक होती हैं, एक गुलाब के फूल की मानिंद, जिसकी खूबसूरती से हम खुश होते हैं, दिल बहलाते हैं, राहत हासिल करते हैं, जिससे हम ताजगी और फरहत हासिल करते हैं। कि हम कभी उसकी खामियों पर गौर करते हैं कि उसमें कांटे भी होते हैं जिनसे हमारी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं? नहीं ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर औरतों के साथ ऐसा नहीं होता, जो आप लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में सरगर्दा रहती हैं, और उसमें भी अगर उससे कोई इस तरह की गलती सरजद हो जाए तो उसे काबिल माफ़ी नहीं समझा जाता। जबकि मेरे और आपके अल्लाह और रसूल ने बारहा मुतादिद हदीस में कहा है कि अपनी औरतों को दरगुजर किया करो। दरगुजर करने का मतलब जानते भी हैं आप लोग?
आपकी बीवी आपके वजूद का हिस्सा है, उसके साथ आप इस तरह कैसे पेश आ सकते हैं? आखिर कैसे? हाला जैसे फट पड़ी थी। और आपने क्या कहा था? आप ही की 2 बेटियां, अपने माँ बाप को इस तरह देखकर उनकी बेटियों के दिल में क्या गुजरती होगी जानते भी हैं आप? नहीं ना, क्योंकि कभी आपने अपने वजूद से आगे देखने की कोशिश ही नहीं की। आपने हमेशा यही देखा आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने मसाइल का सामना करके घर चला रहे होते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करते हैं, और फिर भी आपको मेरी मम्मा ने कोई सुकून नहीं दिया। आप कहते थे आप जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने वाले भी आप ही थे, और इस जहन्नुम में सिर्फ आप ही नहीं जी रहे थे, बल्कि मम्मा, आप ही और मैं, हम सभी पल पल मरते और जीते थे। माँ बाप के इस तरह बनाए गए जहन्नुम से बेहतर तो यह होगा कि आप ही की दोनों बेटियां इस जहन्नुम जैसे माहौल से दूर ही रहें। और हाला ने एक मरतबा फिर अपना जुमला अधूरा छोड़ा था, क्योंकि इस मरतबा उसके दूसरे रुखसार पर थप्पड़ पड़ा था, और यह थप्पड़ मारने वाली सफीना थी। बदतमीज़, बेअदब, नाशुक्र औलाद, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया कि बड़ी हो जाओ तो अपने बाबा के साथ इस तरह बदतमीज़ी करो? जानती हो उन्होंने तुम्हें किस मेहनत से बड़ा किया? तुम्हें एक आरामदेह ज़िंदगी की खातिर तुम्हारे बाबा ने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, अपनी पूरी जवानी तुम्हारे पीछे खर्च कर दी, और आज तुम इस तरह बदजुबानी कर रही हो। इससे बेहतर तो ये होता कि तुम अपने बाबा का दिल दुखाने से पहले ही मर जाती। सफीना ने रोते हुए नहायत ही गुस्से से एक ही थप्पड़ पर इक्तफा नहीं किया था। पैर दर पे थप्पड़ मारते हुए वो कही जा रही थी, अगर दंग नज़रों से देखता, सैफ सूरत से हाला को सफीना की पकड़ से छुड़ाता, सफीना के पाँव से दूर ना करता, तो हाला मजीद सफीना के थप्पड़ भुगतती ही रहती। देखा आपने बाबा, ये है वो औरत जिसकी आपने कभी इज्जत नहीं की, हमारे सामने भी जिसे जलील करने से कभी नहीं चुके। अब बस भी कर दो हाला। सफीना जिसे हाथ उठाए मजीद मारने के लिए हाला की जानी बढ़ी थी। आंटी प्लीज़, सैफ ने उन्हें पहले ही रोक लिया था, जिसे देखकर सफीना बेबसी से रुक गई थी, और साथ ही उनके आंसू सूरत से बहने लगे थे। सैफ के दिल में सफीना के लिए बेपनाह इज्जत और हमदर्दी के तूफान उठ रहे थे, और मुस्तफ़ा साहब निढाल से अपनी बेटी के बताए गए आईने में अपनी इतनी बदसूरत शक्ल देखकर जैसे बेजान हो रहे थे। मर्द को उसकी बीवी से बढ़कर चाहने और ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बहुत ही कम ऐसी औरत होती होगी जो शौहर से वफादार नहीं होती होगी, वरना औरत वो हस्ती है जिसके नाम के साथ एक पर उसका नाम जुड़ जाए तो अब वो उसे जहन्नुम जैसे माहौल में भी रखे तो औरत समझौते और अच्छे दिनों की आस पर उसके साथ ज़िंदगी गुजार देती है। मगर मर्द में इतना ज़र्फ नहीं होता कि वो औरत की छोटी सी कोताही को ही माफ़ कर दे। हाला ने अब की मर्तबा अहमद को देखकर कहा था, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलकियाँ नजर आ रही थी। मामा, हाला, बाबा को देखें। सुबह की हरासा आवाज़ पर वह सभी मतवजा हुए थे। जहाँ मुस्तफ़ा साहब को सीना थामे आंखें बंद करता देखकर उन सबकी सांस रुकी थी। अगले ही पल सैफ और अहमद ने उन्हें उठाया था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बर वक्त हॉस्पिटल ले जाने के सबब वो किसी बड़े नुकसान से बच गए थे, और ख़ानदान वालों की सारी फिटकार मुसलसल हाला पर बरसती रही थी, जो मुसलसल एहसास नदामत से निढाल से रोई जा रही थी कि जो अगर बाबा को कुछ हो जाता तो उसके इस तो के आगे हाला को अपनी जान निकलती महसूस होती। और सैफ को हाला की हालत गैर कर रही थी। पहली मरतबा उसे एहसास हो रहा था कि वाकई वो हाला से मोहब्बत करने लगा था, वो भी ऐसी वैसी नहीं, शिद्दत वाली। डॉक्टर ने जब मुस्तफ़ा साहब से मिलने की इजाज़त दी, सबसे पहले हाला ही दौड़कर रूम में गई थी और मुस्तफ़ा साहब के पैरों से लगकर सिसक पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दें बाबा, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो बस एक ही लफ्ज़ दोहराए जा रही थी, और उसके करीब ही खड़े सैफ कर्ब से अपने निचले लब को दांतों से चबाए जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह हाला को इस माहौल से जल्द से जल्द वापस ले जाए। उसका नातमा वजूद कब से क्या कुछ नहीं बर्दाश्त कर रहा था। नकात सदा से बेड पर लेटे मुस्तफ़ा साहब भी हाला के इस तरह रोने पर बेकरार हुए थे, मगर जैसे ही उनकी नज़रें सैफ पर पड़ी तो उसके चेहरे से उसके अंदर का हाल जानते जैसे वो मुस्कुराए थे। हाला को मेरे पास ले आओ सैफ बेटा। मुस्तफ़ा साहब की नकाहत ज़्यादा कमज़ोर सी आवाज़ सुनकर सैफ फ़ौरन निढाल सी होती हाला को उनके पैरों से बाजू से उठाता मुस्तफ़ा साहब के पास लेके आता। मेरी बच्ची इस तरह मत रो बाबा, मुझे माफ़ कर दें। अब वो उनके दोनों हाथ थामे उस पर सर रखी हिचकियों के साथ रो रही थी, जिससे कमरे में दाखिल होती सफ़ीना और ज़ूबिया ने देखा तो ख़ुद भी रोने लगी थी। किस लिए माफ़ी मांग रही हो बेटा, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा? मुस्तफ़ा साहब दूसरे हाथ से हाला का सर से लाते हुए कह रहे थे। जो भी कहा सही कहा। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी समझदार है और इससे भी बढ़कर बहादुर। ज़्यादा शहमत दें से, गुनाह किए इसने माफ़ी मांगने दें। सफ़ीना की नाराज़ आवाज़ सुनकर हाला मज़ीद मचल कर रोने लगी थी। बस करें सफ़ीना, आप मेरी बेटी को आप मज़ीद मत डांटें। मुस्तफ़ा साहब ने बदस्तूर आंसू बहाती सफ़ीना को देखकर कहा था। सफ़ीना उनकी आंखों में नदामत की झलकियाँ देखकर नज़रें चुरा गई थी। उनके आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे थे। हाला, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं नाराज़ हुआ तो नहीं था, मगर अब हो जाऊंगा। मुसलसल होते हुए माफ़ी की करतान करती हाला को मुस्तफ़ा साहब की धमकी चुप होने पर मजबूर कर गई थी। सैफ बेटा, मेरी बेटी की कुव्वत बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ एनर्जी ड्रिंक पिला कर लाऊं। ओके अंकल। सैफ को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। फर्माबरदारी से सर हिलाता वह हाला को लिए कमरे से निकल गया था। चचा जान, मुझे माफ़ कर दें। अहमद आगे बढ़कर मुस्तफ़ा साहब के करीब जाता नदामत से बोल उठा। बस मुझे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आता था कि ज़ुबिया मेरे वालिदैन की इज्जत नहीं करती थी।
क्या आपने कभी वो जुबिया के सामने हमारे मुतालिक कुछ गलत कहा था? सफ़ीना के सवाल करने पर अहमद का सर मज़ीद झुका था, जिसे देखकर सफ़ीना के चेहरे पर एक मजरूह मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। बेटा, बीवी से अपने वालिदैन की इज़्ज़त की तवक्को करने से पहले बीवी के वालिदैन की भी इज़्ज़त करना ज़रूरी होता है, ताकि बीवी भी आपके वालिदैन की खुशी से इज़्ज़त और ख़िदमत करें। सफ़ीना के कहने पर मुस्तफ़ा साहब ने उनकी जानिब अफसरदगी और नदामत से देखा था, जहाँ बीते दिनों की अजियतें जैसे सफ़ीना के चेहरे पर सिमट आए थे। अहमद, आप जुबिया को तलाक देने वाले थे ना? मुस्तफ़ा साहब की मजबूत आवाज़ पर अब की मरतबा अहमद ने अपनी सांसें रुकती महसूस की थी। उसने बेसाख्ता जुबिया को देखा, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। मैं वादा करता हूँ चचा जान, मैं आइंदा से जुबिया का बहुत ख्याल रखूँगा, कभी हाथ नहीं उठाऊँगा और कभी तलाक की बात नहीं करूँगा। लगता था जैसे अहमद को अकल आ चुकी थी सारी अकड़ टूटने के बाद। इधर आओ जुबिया बेटा। मुस्तफ़ा साहब के बुलाने पर जुबिया रोती अपने आंसू रगड़ती मुस्तफ़ा साहब के करीब गई थी। तुम क्या चाहती हो बेटा? मुस्तफ़ा साहब ने शफ़क़त से जुबिया के सर पर हाथ रखते पूछा। बाबा, मैं रहदगी नहीं चाहती, मैं इनके और बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं चाहती अलहदगी। जुबिया बेसाख्ता हिचकियों से रोती हुई बोली थी। इस पर उन्होंने अहमद को देखा, जो नम आंखों से जुबिया की पुश्त देख रहा था। मुस्तफ़ा साहब को अपनी जानिब देखता देखकर नदामत से नजरें झुका किया था। यह आखिरी मरतबा है कि मेरी बेटी आपके घर से इस तरह रोती हुई आई है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटी को वापस आपके साथ नहीं भेजूंगा। मुस्तफ़ा साहब ने अहमद के हाथ में रोती हुई जुबिया का हाथ देते हुए कहा था। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। अहमद ने तशक्कुराना नज़रों से उन्हें देखता जुबिया के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था और रोती हुई जुबिया को वहाँ से ले गया था। कमरे में अब दो नफूस ही रह गए थे, सफ़ीना और मुस्तफ़ा, जिनके दरमियान खामोशी का वक्फा जैसे ठहर गया था। सफ़ीना जी। मुस्तफ़ा की पुकार पर हमेशा की तरफ अरबरदारी से वो उनके पास दौड़ी गई थी। मुझे माफ़ कर दें। नज़रें झुकाए सफ़ीना ने हैरत से पलकें उठाकर मुस्तफ़ा को देखा था, जो आंखों में नदामत की झलकियाँ लिए उन्हें देख रहे थे। अपनी पूरी जवानी गुजार दी थी सफ़ीना ने उस शख्स के साथ जिसने उन पर कभी रहम नहीं किया था, जो राय को पहाड़ बनाकर उन पर जुल्म सितम तोड़ता था, फिर खुद ही मुँह फुलाकर बैठ जाता था। और वह सारी रात बेड पर सोए हुए उस शख्स से नीचे फर्श पर बैठती, मिन्नतें करती, माफ़ी मांगती, गुजार देती थी, और तब जाकर कहीं एहसान करने के इसी अंदाज में उन्हें माफ़ी से नवाजा जाता था। उस शख्स ने कभी उन्हें इतना हक भी नहीं दिया था कि वो उनसे रूठती मान जैसा कोई लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था, और आज वो शख्स माफ़ी मांग रहा था। और क्या सफ़ीना के लिए इतनी अजियतें बर्दाश्त करने के बाद माफ़ करना आसान था? सैफ हाला को ये कहकर घर ले आया था, वो फिर कभी हाला को उसके वालिदैन के घर ले जाएगा, फिर ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाकर सकूनावर टैबलेट देकर सैफ ने हाला को आराम करने के लिए भेज दिया था। आज के वाक़ये ने सैफ को जैसे झंझोर दिया था। तो हाला के अंदर तलाक से मुतल्लिक इतनी जहर गोया इसलिए थी। हाला के जहन में उसके वालिदैन के सबब शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत सी गिरहियाँ थीं, जिनकी वजह से सैफ को हाला के साथ बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी थी। वो फ्रेश होकर गेस्ट रूम में हाला को देखने चला आया था, जहाँ उसे बेड पर आराम से सोता देखकर सैफ को सुकून सा महसूस हुआ था। आज हाला ने कितने थप्पड़ खाए थे, जिसे सोचकर एक मरतबा फिर सैफ को बुरा लगा था। हाला के चेहरे पर धीरे से झुकता हुआ हाला के सुर्ख होते रुखसार को अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाया था। मोहतरमा को कल ही मैं हर हाल में प्रपोज करने वाला हूँ, सैफ धीरे से कहता, दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर तारी करता सीधा खड़े होते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। मॉम, हाला को देखा आपने? सैफ नाश्ते के बाद गेस्ट रूम में गया था, मगर वहाँ उसे ना पाकर लाउंज में बैठी मिधत से पूछा था। वो तो ऑफिस चली गई। ओह, आज तो मेरा बेटा कितना शानदार लग रहा है। मिधत जो सेलफोन पर सर झुकाए कह रही थी, सर उठाकर सैफ को देखा तो खुशनुमा हैरत में गिरी सताइश से बोली। ब्लैक टक्सीडो सूट में वो गजब का लग रहा था। पहली मरतबा उसने ब्लैक कलर पहना था और अब उसका ये कलर फेवरेट हो गया था। आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है, जो मेरा बेटा इतना तैयार श्यार हुआ है? आपकी बहू पर। मिधत की शौक लहजे में पूछने पर वो दिल से मुस्कुराकर कहता। मिधत की पेशानी चुमता वो घर से निकल गया था, जिस पर मिधत ने उसे खुशगवार हैरत से ज़्यादा देखा था। हाला कहाँ है? मिस हाला, मुनम मैम, जुनेद सर, अदी सर, कुछ लोग आपका वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। जो सैफ की आवाज़ सुनकर मिस शहरोज़ ने कंप्यूटर से सर उठाकर कहा था। उसकी निगाह जैसे सैफ पर पड़ी जैसे वह साकित हुई थी और अपने अल्फाज भूली थी, जिसकी जानिब ध्यान दिए बगैर ही सैफ मीटिंग रूम की जानिब बढ़ा था। रास्ते में मिलती हर लड़की सैफ को देखकर साकित हो रही थी, जिनकी जानिब तवज्जो दिए बिना ही सैफ मीटिंग रूम की जानिब बढ़ता रहा था। मीटिंग रूम का दरवाज़ा थाड़ से खुलते वहाँ मौजूद सबसे होते हुए सैफ की निगाह हाला पर ठहरी थी, जिसका सर स्याह दुपट्टे से ढका था। सुनहरी चेहरा स्याह दुपट्टे के हाले में जैसे दमक रहा था। भाभी, तुम्हें जहर लग रही हैं, और एक वक्त आएगा भाभी से ज़्यादा शायद दुनिया में तुम्हें कोई नहीं लगेगा। वह तुम्हें बदसूरत लग रही हैं, मगर वो वक्त भी आएगा कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें कोई नहीं लगेगा। वो तुम्हें अपडेट नहीं लगती, मगर एक वक्त आएगा मेरे भाई के भाभी का मुलाजमाओं जैसा हुलिया तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फैशन लगेगा। हालांकि जानिब हर बढ़ते कदम पर उसे अदी की बातें याद आ रही थी, और कितना सही कहा था ना अदी ने। इश्क की यूनि में PhD किए हुए अदी की पेशनगोई का एक एक हर्फ से जैसे सही हुआ था। आई लव यू हाला।
हालांकि चेयर के करीब जाते ही चेयर को बैग से पकड़कर हाला का रुख अपनी जानिब करते सैफ ने उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा, मैंने आपको मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया था, ये रही आपकी मुंह दिखाई। सैफ ने कहते हुए साथ ही जेब से ज्वेलरी केस निकाल कर केस खोलते हक्का बक्का से नजर आती हाला के सामने किया था। मगर इससे भी पहले आप मेरी ब्राइड बनेंगी दोबारा। सैफ केस बंद करते हुए अतराफ के लोगों की तहय्युर की परवाह किए बगैर बदस्तूर हैरत के समंदर में डूबे हाला की आंखों में झांकते हुए हाला से कह रहा था, आई मीन विल यू बी माई ब्राइड अगेन? मेरा मतलब कि आप मेरी दुल्हन दोबारा बनेंगी? आई लव यू हाला। हाला की चेयर के करीब जाते चेयर को बैग से पकड़कर हाला का रुख अपनी जानिब करते सैफ ने उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा था, मैंने आपको मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया था, ये रही आपकी मुंह दिखाई। सैफ ने कहते हुए साथ ही जेब से ज्वेलरी केस निकाल कर केस खोलते हक्का बक्का से नजर आती हाला के सामने किया, मगर इससे भी पहले आप मेरी ब्राइड बनेंगी दोबारा। सैफ केस बंद करते हुए अतराफ के लोगों के तहय्युर की परवाह किए बगैर बदस्तूर हैरत के समंदर में डूबे हाला की आंखों में झांकते हाला से पूछ रहा था, आई मीन विल यू बी माई ब्राइड अगेन? मेरा मतलब है कि आप मेरी दुल्हन दोबारा बनेंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? हाला ने हैरत के समंदर से बमुश्किल तैरते बाहर निकलकर पूछा था और साथ ही अतराफ पर नजर दौड़ाई थी जहाँ सब उनके जानी मतवजा ने दिलचस्पी से सीन देख रहे थे, सिवाय मुनम के जिस पर वो मजीद बौखलाई थी। सैफ क्या कर रहे हैं आप? आपकी मर्तबा हाला ने दांत पीसा था। भाभी अब रहम भी कर दीजिए हमारे दोस्त पर, आपके कदमों में इसने अपना दिल रख दिया। जुनैद की मुस्कुराती आवाज़ पर हाला कम हैरान, सैफ शदीद हैरत ज़दा होता उठ खड़ा हुआ था और उसकी जानिब मुड़ा था, जहाँ जुनैद और रदी साथ खड़े उसे शरारत से देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम जानते थे कि हाला मेरी वाइफ थी और फिर भी? सैफ ने हैरत से कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ा था। हाँ फिर भी, क्योंकि मुझे मिदत आंटी ने यह मिशन दिया था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊं जो अर्श पर पहुंचा हुआ था, ज़मीन पर ले आऊं। लगता तो यूँ है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ हूँ। जुनैद ने शरारत से कहने पर अपना कॉलर रगड़ाया था। तो तुम्हें यही तरीका मिला था, घटिया इंसान? सैफ जुनैद की जानिब बिगड़ कर बोला था। हैरान से खड़ी हाला जैसे ही मामले की तह तक गई थी, उसकी आंखें जैसे दुख से बोझल हुई थी। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? जिस शख्स को खुद एहसास ना उसे कोई दूसरा क्या एहसास दिलाएगा? अगली पल हाला मीटिंग रूम से निकल गई थी। सॉरी यार, मुझे इसके अलावा कोई और तरीका नज़र ही नहीं आया था, जुनैद सैफ की पहुंच से दूर जाता बोला था। और ये तुम भी जानते थे? सैफ ने बदस्तूर बिगड़े लहजे में मुस्कुराते हुए अदी से पूछा। हमसे बाद में हिसाब किताब करना, भाभी गुस्से से यहाँ से गई हैं। अदी की याद दिलाने पर उसे हाला याद आई जिसे वह हैरत की शिद्दत पर भूल बैठा था। अगले पल वह बाहर की जानिब दौड़ा था। हाला? आधे रास्ते में वह वही हाला को जा लिया था। उसकी जानिब दौड़ते उसे बाजू से पकड़कर रोकते वर्कर्स ने हैरत से सैफ को देखा था। सैफ छोड़े मुझे, सब देख रही हैं। हाला की नागवारी से कहने पर वह मजीद हाला की बाजू पर गिरफ्त मजबूत करता हैरान नजर आते वर्कर्स की जानिब मतवजा हुआ था। मिस हाला मुस्तफ़ा मेरी डियरेस्ट वाइफ है। आप लोग तो आए थे ना वलीमे का खाना खाने, तो फिर कैसे नहीं पहचाना? सैफ उनसे कह रहा था और हाला नहायत गुस्से में अपने बाजू से सैफ का हाथ झटकते वहाँ से अपने कैबिन में आई थी, जिसे वर्कर से बात करते हुए सैफ ने जाते हुए देखा था। हाला प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। सैफ का चेहरा जैसे जगमगा रहा था जब वो कैबिन में दाखिल होता हुआ बोला था जवाब चाहिए। हाला जैसे दबे दबे लहजे में कुराई थी। आपके लिए मैं बदसूरत जाहिल मुलाजमाओं की शक्ल हुलिये की थी। आप आसमान के चांद थे तो मैं ज़मीन की धूल थी। मगर अब क्या हो गया आपको? क्या ज़मीन की धूल आसमान पर चढ़ गई है या चांद ज़मीन पर आ पहुंचा है? हाला का जहर होता लहजा, सैफ का जगमगाता चेहरा जैसे मान पड़ा था। वो साकित नज़रों से हाला को देखे गया था। उसके पीछे अपनी ईगो अकड़ भुलाए दौड़ा फिर रहा था। उसे चाहिए था कि खुद पर नाज करती, फ़ख्र करती, मगर नहीं। पिछली बातों को गले से लगाए हुए थी। सोच कर ही सैफ का मूड लम्हों में बिगड़ा था। तुम्हें भले ही पहले नापसंद किया हो, मगर उन हज़ारों की तादाद में मौजूद लड़कियों में से अगर किसी को पसंद भी किया है तो वो भी तुम हो। मोहब्बत, प्यार, चाहत से सरफराज करना चाहा, चाहतों का यकीन दिलाना चाहा, तवज्जो की हद करती, तुम पर पूरे जान से फरीफ्ता व आशिक हुआ। सारी मीटिंग, ज़रूरी काम भाड़ में झोंकर बड़ी फुर्सत से तुमसे इश्क फरमाया। तुम्हारे तफाकुर के लिए तो इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि मुझ जैसा पर्सन तुम्हारे आगे पीछे ख्वार होता फिर रहे, मगर ये कि वाकई मुझ जैसी गई गुजरी लड़की को सैफ साहब के पैरों में गिर जाना चाहिए, नहीं कि उनकी नज़रें करम मुझ पर हुई, अगरचे वह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। सैफ के बिगड़ कर कहने पर हाला ने सैफ का जुमला बीच में ही काटते हुए तल्ख लहजे में कहा था, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सीरियसली? मतलब परस्त सैफ साहब मतलब पूछ रहे हैं? क्या बात है, क्या आप खुद अपनी बातों का मतलब नहीं जानते? क्यों करें ये सब, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आप ये सोचकर ये सब इनायतें कर रहे हैं कि मैं आपको अपने करीब आने की इजाज़त दूंगी या दूसरी लड़कियों की तरह आपकी छोटी छोटी इनायतों पर आपकी बाहों में जा गिरूंगी, तो जान लें मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। जाएं किसी और से ट्राई कीजिए कि नवाज़शात की बौछार। हाला जिसे अंगारे जबाते हुए बोली थी और फिर सर झटकते मुड़कर चेयर की जानिब बढ़ गई थी और सैफ का दिमाग हाला की बात सुनकर जैसे भग से उड़ा था।
अगर मैं मतलब परस्त होता तो बहुत पहले ही तुमसे अपना मतलब हासिल कर चुका होता मिसेस सैफुर रहमान। सैफ आगे बढ़कर हाला का बाजू दबोच कर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए शदीद गुस्से से फंकारा था। हाला जैसे सैफ को इतने शदीद गुस्से में देखकर गंग हुई थी। और मुझे इस मतलब को हासिल करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की कतई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम पूरी मेरी मलकियत हो, और अपनी मलकियत से इजाज़त कौन लेता है। सैफ ने बदस्तूर फंकारते हुए उसे चेयर पर धकेला था। बेजान सी हाला चेयर पर तिरछी जा गिरी थी। सैफ का लहजा और जुमला सुनकर हाला के अंदर जैसे दहशत की लहर दौड़ी थी। उसका पूरा वजूद जैसे ठंडे पसीने से ठंडा पड़ा था कि हरकत करने की भी उसमें हिम्मत नहीं रही थी। इजाज़त? हाँ। सैफ उसके ऊपर मुकम्मल झुकते इस्तेज़ाई अंदाज में फंकारा था। हाला का चेहरा उसकी आग बरसाती हुई आंखों और दहकती हुई सांसों से जैसे जल उठा था। वो ख्वाब से आंखें मीचते हुए गर्दन मोड़ गई थी। क्या मुझे इजाज़त की ज़रूरत है? अगर मैं इनायत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम तक आने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सैफ ने सर्द लहजे में कहते हुए हाला की ठोड़ी हाथों से रगड़कर अपनी जानिब करते हुए कहा था, जहाँ हाला के चेहरे पर फिसलते आंसू सैफ के जलते दिमाग पर जैसे ठंडे ठार पानी का काम कर गया था। गुस्सा इस तरह ठंडा हुआ कि वो दंग सा रह गया था। सैफ ने फौरन अपनी गिरफ्त हाला की ठोड़ी पर से हटाया था। हाला के चेहरे पर तेजी से फैलते आंसू से तकलीफ दे रहे थे, जिसे महसूस करके वह झंझलाता हुआ उठ खड़ा हुआ था। एक वो थी कि उसकी ईगो को हर्ट किए जा रही थी और माफ़ भी नहीं कर रही थी, और एक उसका दिल था जो उसे हर नई गलती पर माफ़ करता उसकी जानी मजीद ख्वार होने के लिए मतवज्जा करता रहता था। सैफ अपने दिल से शदीद नाराज़ होता, सामने बड़ी हर चीज़ को बूट से ठोकर मारता कैबिन से निकल गया था, और पीछे कुर्सी पर गिरी रोती हुई हाला को जैसे ही एहसास हुआ कि सैफ कैबिन से गया था, वो कांपती हुई सोफे पर उठ बैठी थी। सैफ ने उससे पूछा था कि वह नडर क्यों हो गई थी, और उसने कहा था कि वह नडर इसलिए हुई थी कि अब उसके दिल से तलाक का खौफ निकल गया था, मगर बात तलाक के खौफ से नडर होने की नहीं थी। हाला को अचानक एहसास हुआ कि उसके अंदर इतना एतमाद सैफ के सामने नडर और खुलकर कहने की हिम्मत की वजह खुद सैफ था। जब सैफ ने उनसे अपना रवैया तब्दील किया तो जैसे हाला भी तब्दील होती गई थी। सैफ के नर्म लहजे ने हाला को जैसे हिम्मत और हौसले से नवाजा था, और आज जब सैफ को उसने पुराने जून में गुस्से की शिद्दत के साथ देखा तो जैसे पहले की तरह डरपोक सी हाला बन गई थी। उसकी ज़ुबान जैसे गंग हो गई थी, हलक में आवाज़ अटक गई थी, तो उसके अंदर तब्दीली की वजह भी सैफुर रहमान बना था। हाला मुसलसल रोते हुए सोच रही थी, आई लव यू हाला। उसके कान में सैफ की आवाज़ गूंजने लगी थी। तो क्या वाकई सैफ उससे मोहब्बत? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जजेस को ख़रीद लें या हाला पर कोई इल्ज़ाम डालकर राउंड से बाहर निकाल दें। अगर हाला फाइनल राउंड में जीत गई तो याद रखिएगा, आपका पर्दाफाश करने में भी मुझे लम्हा नहीं लगेगा। सैफ नहायत ही ख़राब मूड से अपने ऑफिस रूम की जाने बढ़ा था, मगर ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसके कानों में ने जैसे ही अनम को किसी को धमकाते हुए सुना, सैफ का दिमाग जैसे मजीद ख़राब हुआ था। और ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुनम की पुश दरवाजे की जानिब थी। वो अंदर दाखिल होते सैफ को देख नहीं पाई थी। जब भी सैफ की सर्द आवाज़ सुनकर चौंक कर मुड़ी थी, सैफ को अपने सामने देकर एक लम्हे के लिए वो बुखलाई थी। क्या तुम नहीं जानते मुझे क्या मिलेगा? मुनम फ़ौरन खुद को संभालती अपनी असली एतमाद से बोली थी, जिस पर सैफ ने आंखें मीची थी। ये वो लम्हा था जिससे सैफ हमेशा से बचना चाहता था, क्योंकि वो अपनी बचपन से कायम दोस्ती को खोना नहीं चाहता था, मगर अब वो ये भी नहीं चाहता था कि मुनम मजीद हाला के रास्ते में आए या उसे परेशान करे। इसलिए अब शायद दो टोक बात करने का वक्त आ गया था। और तुम ये भी अच्छे से जानती हो मुनम कि तुम जो चाहती हो वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। वजह हाला नहीं है, वजह तुम खुद हो। तुम अच्छे से जानती थी कि मॉम कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी शादी ख़ानदान की किसी लड़की से हो। आखिर तुम इतने मामाज पुआई क्यों? तुम बहुत पहले से जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, मगर फिर भी तुमने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों? अपनी माँ की वजह से। पहले मामा किया कि फिरते थे और अब बीवी की भी गर्दान करने लगे हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? बल्कि मैं तुम्हारी 100 करोड़ बीवी से 1000 गुना बेहतर हूँ। मुनम जैसे फट पड़ी थी। हाँ हूँ मैं मामाज पुआई। आखिर इसमें बुराई क्या है? मेरी ज़िंदगी में 2 औरतें बेहद अहम तरीन हैं, जिनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। एक मेरी मॉम जिन्होंने मुझे दुनिया में लाया, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से मेरी परवरिश की, और दूसरी मेरी बीवी जो सारी दुनिया छोड़कर मेरे लिए आई हैं। और रही तुम्हारी बात, मैंने कभी तुम पर तवज्जो क्यों नहीं दी? तो वजह यह है मुनम कि तुमने कभी मेरी मॉम की इज्जत ही नहीं की। ख़ानदान की सारी दीगर औरतों की तरह तुमने भी मेरे मॉम के साथ बदतमीज़ी की। और तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की से शादी करता जो मेरी मॉम की ज़रा भी इज्जत ना करें? तुम हमेशा से मेरी एक अच्छी दोस्त थी, हो और रहोगी। ये फजूल का खनास अपने दिल से निकाल दो तो ही बेहतर होगा, वरना फिर जो हाला से दुश्मनी करेगा वो ऐसा होगा कि जैसे उसने मुझसे दुश्मनी की है। सैफ दो टोक अंदाज में बात कहता ऑफिस रूम से निकला था। उसने सूरज से साइड पर होते खुद को सैफ की निगाहों से बचाने की कोशिश करते आदि को भी नहीं देखा था। मैं इस लड़की के लिए झगड़ा करता फिर रहा हूँ, और वो लड़की है कि मुझे मतलब परस्त होना जाने क्या क्या कह रही हैं। सैफ सख्त कबीदा खातिर होता, जैसे सारी सारी दुनिया से नाराज़ गाड़ी लेकर निकल गया था। सैफ के सख्त कहे गए अल्फाज जिसे मुनम का दिल तोड़ गए थे। वो अपनी आंखों में बाहर निकलने के लिए मचलते आंसुओं को जब्त करते हुए बाहर जाना चाहती थी कि अंदर दाखिल होते अदी को देखकर साकित हुई थी।
एक मशहूर मकौला जो हम सभी सुनते हैं कि हमेशा खुद के लिए ऐसे शख्स को चुनो जो तुम्हें चाहता हो, ऐसे को नहीं जिसे तुम चाहते हो, क्योंकि जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी कदर जानता है, और जो तुम्हें नहीं चाहता वह तुम्हारी कदर नहीं जानता, सो वह तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाएगा। अदी प्लीज़। अदी के धीमे लहजे में कहने पर मुनम जैसे नजरें चुराते हुए टूटे लहजे में बोली, मुनम, मैं मम्मा और डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अदी के धीमे मजबूत लहजे पर मुनम ने पलकें उठाकर उसे देखते भीगे लहजे में कहा था, तुम क्या जानो कि तुम किस लायक हो। मैं टूटी हुई जख्मी हूँ, और जो कोई मेरे करीब आएगा वो खुद में जख्मी होते हुए टूट जाएगा। मुनम जैसे उसे तंबीह करते हुए बोली ताकि अदी रुक जाए, मैं तुम्हारे दिए हुए हर जख्म को किसी तमगे की तरह सजा कर रखूंगा, और गिरकर भी टूट जाऊं तो फिर दोनों ही साथ मिलकर जुड़ेंगे। मैं शायद कभी ना जुड़ पाऊँ। मुनम के लहजे में कर्ब सिमट आया था। ये नामुमकिन है, क्योंकि वक्त हर जख्म का मरहम कर देता है। वक्त यानी इंतज़ार। क्या तुम इंतज़ार कर पाओगे? मुनम ने जिसे जांचते हुए पूछा, अपनी आखिरी सांस तक मुनम, आखिरी सांस तक तुम्हारे वापस लौटने का इंतज़ार करूंगा। अदी के पुरखलूस मोहब्बत पर मुनम को कभी भी शक नहीं था, मगर ये दिल भी इतना ज़िद्दी होता है ना कि कहता है अगर वो नहीं तो कोई नहीं। मगर दिल तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि हम जिस दर्द व तकलीफ से कोई अपना भी उस दर्द से गुजरे। अगर उसे अपनी मोहब्बत नहीं मिली तो वह नहीं चाहती थी कि अदी भी महरूम रहे, और वह जिस दर्द से गुजर रही थी अदी भी वो भुगते, जिसके सबब वो अदी की मोहब्बत के सामने घुटने टेक गई थी, वह भी इस शर्त पर कि वह मुनम का इंतजार करेगा। ये कहने की ज़रूरत तो नहीं थी कि सैफ का मूड आज हद से ज़्यादा ख़राब था। ऊपर से घर लेट आने के सबब मिदत से भी काफ़ी डांट फटकार सुनना पड़ी थी। गेस्ट रूम पर एक उसीरी निगाह डालता इस दानिश में कि हाला अब भी वहीं मुकीम थी, अब अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। नहायत ख़राब मूड में झटके से दरवाज़ा वहाँ करके बंद करता वो अंदर दाखिल हुआ तो एक दिलफरेब महक उसके तने में आसाब को मुअत्तर कर गई थी। सैफ ने हैरत से कमरे में नज़र दौड़ाई जो फूलों और कैंडल से सजा था, और जैसे उसकी निगाहें ड्रेसिंग मिरर के सामने हाला पर गई, जैसे वह साकित हुआ था। सारी नागवारियत, बिगड़ा मूड, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन, बेइज्जती, वह सब भूलता गया था। डार्क मरून ब्राइडल लहंगे में दुल्हन की तरह सजी समरी वो उसकी ही ब्राइड थी। सैफ जैसे ट्रांस किसी कैफियत में उस तक खींचा गया था, जिसे मिरर में अपनी जानी बातें देकर बुरी तरह घबराई थी। क्या वो नाराज़ होगा? हालांकि निगाहों के सामने शदीद गज़बनाक होते सैफ गुजरा था। तुम कौन हो? सैफ ने उसे बाजू से पकड़ा, उसका रुख अपनी जानिब करता इश्तियाक से पूछा। वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं सैफुर रहमान की ब्राइड हूँ। हाला सैफ की आंखों में आंखें डाले कहना चाहती थी, मगर सैफ की वालिहाना आंखों में ज़्यादा देर तक उसे देखने की हिम्मत ही नहीं थी, और सैफ तक जैसे हाला के सजे कटाऊदार लबों से अदा होते वो लब से किसी नशे की तरह असर कर गया था। तुम बहुत खूबसूरत हो ब्राउनिश गर्ल। सैफ धीरे से हाला के कान में झुककर बोला था, जिसे सुनकर हाला का चेहरा जैसे सुर्ख अंगारा हो गया था। सैफ जेब से ज्वेलरी केस निकालता, उसमें से गोल्डन जंजीरों वाला पेंडेंट निकालता, सवालिया नज़रों से हाला को देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या मैं पहना दूँ। जिस पर हाला सुर्ख होता चेहरा लिए लरसती अपनी पुश्त सैफ की जानिब कर गई थी, जिस पर सैफ ने धीरे से पेंडेंट को हाला की सुनहरी शफाफ तमकती हुई रंगगर्दन की जीनत बनाया था। हाला ने सामने मौजूद पेंडेंट को उंगलियों में थाम कर देखा, जो गोल्ड का एक छोटा सा हार्ट था, जिसके अंदर नहायत छोटे इंग्लिश लेटर्स में मिसेस सैफ लिखा था, और उसके आखिर में एक सिंगल चमकता दमकता सा डायमंड था। स्वीट हार्ट, तुम्हें पसंद आया? सैफ ने झुककर हाला का झुका चेहरा देखते हुए पूछा था। उफ। सैफ के तखातुब पर हाला सुर्ख होती झिझक कर उससे दूर हुई थी। आप पर लिटरेचर का कुछ ज़्यादा ही असर है। हाला ने अपनी जानिब दिलचस्पी से देखते सैफ पर चोट की। क्यों, क्या तुम रीड नहीं करती? हाँ करती हूँ, मगर उर्दू नॉवेल्स, क्योंकि तुम्हें मेरी तरह अच्छी इंग्लिश नहीं आती। सैफ ने शरारत से कहा। अल्लाह अल्लाह, कितने खुशफहम है ना आप। ऐसा किसने कहा? मुझे इंग्लिश आती है, मगर मुझे उर्दू अच्छी लगती है। मैं उर्दू में कम्फर्टेबल होती हूँ। हालांकि इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, और जब तुम मशहूर डिज़ाइनर बन जाओगी तब इंग्लिश में स्पीच करनी होगी थी तुम्हें। मेरी हील्स के नीचे? हाला लापरवाही से गर्दन झटक कर बोली थी। क्या है तुम्हारी हील्स के नीचे? ये डायलॉग है सैफ। हाला झिंझलाई सी बोली। अच्छा, कहाँ से सीखा? सैफ हाला के चेहरे पर छाया झल्लाहट देकर मुस्कुराहट लबों पर दबाए पूछा। जन्नत के पत्ते में अल्लाह अल्लाह। आयशा कुलिया बहारे गुल से सीखा, हालिम से सीरियसली सीखा, और फेरी टेल की सदफ यूसुफ से मेरी हील्स के नीचे सीखा। हाला ने रुक रुक कर याद करते हुए कहा था। और कोई हीरो नहीं पसंद आया तुम्हें? हाँ आया ना एक हीरो, बहुत पसंद आया, पहली और आखिरी मर्तबा। कौन है वो? सैफ ने बेइंतहा अपने अंदर हसद का जज्बा उभरता महसूस किया था। हालांकि हाला यकीनन एक किताबी किरदार का जिक्र कर रही थी। वो हीरो है जो मुझे पहली और आखिरी मर्तबा पसंद आया, सैफुर रहमान। हालांकि हीरो की बाबत जानकर सैफ के अंदर से सरूर की एक लहर दौड़ी थी। मेरी आंखें शायद कमज़ोर हो गई हैं, या तुम बहुत दूर हो। क्या मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनूं? सैफ निहायत मासूमियत भरे अंदाज में इजाज़त तलब कर रहा था, जिस पर हाला बेसाख्ता हंसी थी। उसने कहा था उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, और वही इजाज़त तलब कर रहा था। किसने कहा आपको अनजान बनकर आए? मेरे दिल के आईने में मेहमान बनकर आए। एक आप ही को तो बख्शी है दिल की हुकूमत, ये आपकी सल्तनत है, सुल्तान बनकर आए।
पहले ही हालांकि खूबसूरत सी हंसी और ऊपर शर्मीले नहायत ही दिलफरीब अंदाज में शेर पढ़ने का अंदाज, सैफ को तो लगा वो कोई खूबसूरत सा ख्वाब भी जी रहा था। क्या बच्चे की जान लेने का इरादा है जानम? एक ही जस्ट में हाला के करीब पहुंचता वह हाला पर हजार जान से फिदा होते हुए बोला, जिस पर हाला की नखरई हंसी फिर से ख्वाबनाक माहौल को मजीद ख्वाबनाक कर गई थी। जिस हाला के लिए मुस्कुराना दिक्कत जता था, आज उसी हाला की खूबसूरत मुसरत से खनकती हुई नकरई हंसी मुसलसल दरो दीवार सुने जा रहे थे और वजह कोई और नहीं था, उसका शौहर था। एक औरत की ज़िंदगी में तमाम किरदारों में से उसका शौहर सबसे अहम किरदार होता है। कहते हैं शौहर वही अच्छा जो बीवी की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि बीवी के चेहरे के सारे रंग शौहर की वजह से होते हैं, वो खुशी के रंग हों या गम के। और कहते हैं बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शौहर को अपना बादशाह बनाती हैं और ख़ुद इसकी मलिका बनती हैं, और बदतरीन बीवी वो है जो अपने शौहर को नौकर बनाती हैं और ख़ुद नौकरानी बनती हैं। ख़त्म शुद। जी तो रीडर्स, कैसा लगा आपको ये नावल? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी मुकम्मल न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।